अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम अकाउंटिंग रिलेटेड एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे जो कि हमें सीनियर ऑडिटर और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रिलेटेड टेस्ट में मदद देंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ, जो कि है अ सिस्टमेटिक वे टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड अकाउंटेंसी, बुक इकोनॉमिक्स, बुक कीपिंग और ऑडिटिंग। देखिए, सिस्टमेटिक वे जो कि यूज होता है अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग में क्या होता है? हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ हमारा ताल्लुक होता है। जबकि अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिस है जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन होती है। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक अलग फील्ड है और बुक कीपिंग थर्ड ऑप्शन है। और तो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट को कहते हैं। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो बुक कीपिंग है कि बुक कीपिंग में हम मेंटेन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। जो सेकंड एमसीक्यू है वो है हमारे पास एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ये किसकी डेफिनेशन है? ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं तमाम बिजनेस ट्रांजेक्शंस को इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जबकि देखिए, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में यही फर्क है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ये तमाम काम करते हैं, जबकि अकाउंटेंसी क्या है? एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन से रिलेटेड है। थर्ड ऑप्शन है ऑडिटिंग और फोर्थ ऑप्शन है बुक कीपिंग। ऑडिटिंग पहले बताया कि ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है जो कि बताती है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस शो कर रही है या नहीं कर रही। बुक कीपिंग सेम जो ऊपर हमने डिफाइन किया इसको, वो हो गया। थर्ड जो हमारे पास एमसीक्यू है वो है गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर आर टर्म एज परचेजेस रिटर्न, कस्टमर्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन्वेंट्री रिटर्न। तो जो मेनली यूज होता है वो सेल्स रिटर्न का यूज होता है कि सेल्स रिटर्न हम क्या कहते हैं? कस्टमर पे हम चीजें बेचते हैं, जब वो चीजें वापस हमें बेचता है किसी भी वजह से, आया वो माल के खराब होने की वजह से या उसको जरूरत नहीं है, तो वो जब भेजता है तो हम उसको इस तरह रिकॉर्ड करते हैं कि ये सेल्स रिटर्न है हमारे लिए, कि सेल्स जो हमने की थी वो वापस हमारे लिए आ गई। परचेजेस रिटर्न जब हम चीजें वापस भेजते हैं, कस्टमर नहीं। फॉर एग्जांपल हमने कुछ परचेजेस किए और हमने जब रिटर्न की तो उसको हम परचेजेस रिटर्न कहते हैं। सेल्स रिटर्न क्या है? जब कस्टमर हमें चीजें वापस दे दे। इन्वेंट्री रिटर्न और कस्टमर रिटर्न ये यूज नहीं होता। फोर्थ जो एमसीक्यू है वो मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। मॉडर्न जो सिस्टम है किताबों को मेंटेन करने का, उसमें डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल की एंट्री है तो वो इस तरह रिकॉर्ड होती है। अगर कैश पे हमने सेल्स किए तो कैश डेबिट हो जाता है, कैश डेबिट हो जाता है और सेल्स क्रेडिट हो जाती है। हमने सेल जब की तो एक तरफ तो हमारी रेवेन्यूज में इजाफा हुआ, दूसरी तरफ हमारे पास एसेट में इजाफा हुआ कि हमें कैश मिल गया। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? दो अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट भी होगा। तो मॉडर्न बुक सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में क्या होती है? डबल एंट्री सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम ये अकाउंटिंग रिलेटेड टर्म नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो पुराने जमाने में होता था कि फॉर एग्जाम्पल सेल हुई तो लोग लिख लेते थे कि हमने सेल्स कर ली, कितने की बस वो लिख लेते थे। ये कैश और ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता था। इटैलिक सिस्टम ये भी इस अकाउंटिंग रिलेटेड टर्म नहीं है। फिफ्थ एमसीक्यू है द पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड। जिस बंदे पर हम कर्जे पे चीजें बेचें उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अपना डेटर कहते हैं, जिसको अकाउंट रिसीवेबल भी कहा जाता है। इसको अकाउंट रिसीवेबल भी कहा जाता है, डेटर भी कहा जाता है और अकाउंट रिसीवेबल भी कहा जाता है, जिस पर हमने कर्जे पे चीजें बेची। बायर भी कहते हैं, लेकिन अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज में उसको डेटर कहते हैं। सेलर नहीं कहते उसको, क्रेडिटर भी नहीं कहते। क्रेडिटर वो बंदा होता है जिसने आपको कर्जा दिया और डेटर वो बंदा जिसने आपसे कर्जे पे लिया सामान, या अकाउंट रिसीवेबल जिससे हमने बाद में वसूली करनी है। ये दोनों हमारे डेटर, अकाउंट रिसीवेबल ये हमारा एसेट है। डबल एंट्री सिस्टम से क्या मुराद है? मींस एंट्री इन टू सेट्स ऑफ बुक्स, एंट्री एट टू एंड्स, एंट्री एट टू डेट्स, एंट्री फॉर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। दो एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इफेक्ट होते हैं। इस एंट्री को आप दोबारा देख लें कि इसमें क्या हुआ, दो ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हमारे इफेक्ट हुए।
एक तरफ तो कैश बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हमारे पास रेवेन्यूज में इजाफा हो रहा है। अगले उसमें चले जाएंगे 7, डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ रेवेन्यू, हमारे लिए रेवेन्यू है। डिस्काउंट रिसीव क्या है? हमारे लिए रेवेन्यू है, ये हमारी आमदन है, ना ही ये एसेट है। एसेट क्या होते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे। एक्सपेंस हमारे खर्चे होते हैं, लाइबिलिटीज वाजिबात है जो आपने अदा करनी है, जबकि रेवेन्यूज आपकी आमदन है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? हमारी रेवेन्यू है, ये हमें मिलती है जल्दी पेमेंट की वजह से या किसी भी वजह से हमें डिस्काउंट मिला, हमारी ये रेवेन्यू है। अगली उस पे चले जाएंगे, ओब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस आर नोन एज ऑल दोज ओब्लिगेशंस व्हिच आर टू बी पेड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटीज। ये लायबिलिटीज की डेफिनेशन है कि तमाम वाजिबात जो कारोबार ने अदा करनी है, तो वो हमारे पास लायबिलिटीज होती हैं। रेवेन्यूज हमारी आमदन है, एक्सपेंसेस खर्चे, एसेट्स हमारे असासे हैं। नंबर 9 में है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर टू स्टार्ट द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। सरमाया, जो कारोबार में मालिक पैसा लाता है उसको हम सरमाया कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। बिजनेस की अपनी डेफिनेशन है कि तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो मुनाफा कमाने के लिए की जाए उसको हम बिजनेस कहते हैं। ड्राइंग्स किसको कहते हैं? ड्राइंग्स जब ओनर अपने जाती इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज के लिए वो क्या करे, पैसा निकाले या कारोबार में से कोई एसेट निकाले, उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। ऑल ऑफ देम ये भी ठीक नहीं, ये तीनों ठीक नहीं है क्योंकि ये अलग चीजें हैं। अनसिक्योर्ड बॉन्ड से क्या मुराद है? अनसिक्योर्ड बॉन्ड इज कॉल्ड डिबेंचर। डिबेंचर को हम अनसिक्योर्ड बॉन्ड कहते हैं। ये कंपनीज इशू करती हैं कि कोई सिक्योरिटीज, कोई चीज गिरवी नहीं रखती, तो इसलिए इसको अनसिक्योर्ड बॉन्ड कहा जाता है। जबकि इंडेंचर क्या होती है? इंडेंचर हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बॉन्ड्स होती हैं। मॉर्गेज क्या होता है? मॉर्गेज इसको हम कहते हैं कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास सिक्योरिटी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें घर वगैरह गिरवी होता है। मॉर्गेज को हम लोन टू बाय होम भी कहते हैं और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारे पास गिरवी रखी जाती है। लोन क्या होता है? जब बैंक से हम कोई कर्जा लें उसको लोन कहते हैं। तो इधर सही आंसर क्या है? डिबेंचर के अनसिक्योर्ड बॉन्ड होता है जिसकी गिरवी कुछ भी नहीं रखवाया जाता। इस एमसीक्यू है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ प्रोप्राइटर, जिसको हम मालिक कहते हैं, ओनर ऑफ द बिजनेस, स्कूल, बिजनेस मैनेजमेंट। अकाउंटिंग की हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं, जिसमें एक डेफिनेशन ये भी है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कि ये कारोबारी लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ये बिजनेस लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो सही आंसर इसका क्या है? बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फिर 12th एमसीक्यू है हमारे पास, कैश इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कॉल्ड। जब ओनर सरमाया कारोबार में इन्वेस्ट करता है तो उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल हमारा ठीक आंसर है। ड्राइंग्स, जब वो कारोबार से पैसा अपने जाती इस्तेमाल के लिए निकाले उसको ड्राइंग्स कहते हैं। लायबिलिटीज तो कारोबार के वाजिबात होते हैं, ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस होती हैं जो कि कारोबार ने अदा करनी होती हैं। और इन्वेस्टमेंट का जो डेफिनेशन है वो इस तरह है कि कमिट करना फंड्स को किसी भी जगह पर ताकि आपको रिटर्न मिले कुछ। तो सही आंसर इधर क्या है? कैपिटल। कि जब कैश ओनर इन्वेस्ट करता है तो उसको हम कैपिटल कहते हैं। 13th एमसीक्यू कौन सी है? कि द अनसोल्ड गुड्स आर इक्विटी, सेल्स रिटर्न, इन्वेंट्री, परचेजेस। तो जो गुड्स हमसे बच जाएं, हमें बिके नहीं, तो वो हमारी इन्वेंट्री में पड़े होते हैं। ये माल है, स्टॉक है हमारा, तो इसको क्या कहते हैं? इन्वेंट्री। इसको क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं, लेकिन उधर क्लोजिंग स्टॉक की ऑप्शन नहीं है, इन्वेंट्री की ऑप्शन है, तो इन्वेंट्री सही आंसर है। फिर 14th एमसीक्यू क्या है हमारे पास? 14th एमसीक्यू है, डेट विच आर पेएबल इन द कोर्स ऑफ अ मंथ आर कॉल्ड। कि जो कर्जे आपने एक महीने के अंदर अंदर अदा करने हों तो उसको हम क्या कहते हैं? तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज, फिक्स्ड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, लिक्विड लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज सही आंसर है। ये करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो एक साल से कम अरसे में आपने अदा करनी होती हैं। तो अभी वो एक महीना जो है एक साल का से कम अरसा, इसका जो सही आंसर होगा फिर वो करंट लायबिलिटीज होगा। लिक्विड लायबिलिटीज भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट सुटेबल जो आंसर है वो करंट लायबिलिटीज
ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में करंट लायबिलिटीज ही आता है, लिक्विड लायबिलिटीज वगैरह नहीं आता। ठीक हो गया। 15th MCQ है हमारे पास, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड इज कॉल्ड। वो इनकम जो हमने कमा तो ली है लेकिन अभी तक हमें नहीं मिली, तो हम उसको क्या कहते हैं? फिक्टिशियस एसेट, क्विक एसेट, रियल एसेट और आउटस्टैंडिंग एसेट। तो हमारा ठीक आंसर जो है वो आउटस्टैंडिंग एसेट्स, ये हमारा ठीक आंसर है, ये राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर है? इसको हम अक्रूड एसेट्स भी कहते हैं। अक्रूड एसेट्स वो एसेट्स जो हमने, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल हो गया, इंटरेस्ट रिसीवेबल हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, ये सारे के सारे अक्रूड एसेट्स। जब इनकम हम कमा लें लेकिन अभी तक वो हमें रिसीव ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? अक्रूड एसेट्स भी कहते हैं, या आउटस्टैंडिंग एसेट्स भी कहते हैं, या अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। अभी दूसरी जो ऑप्शन है, जैसे कि फिक्टिशियस एसेट है, फिक्टिशियस एसेट्स मतलब बराए नाम के एसेट्स होते हैं। दूसरा, इसकी आप जो है सिनोनिम भी देख लें तो इसमें लिखा हुआ है कि फिक्शनल है, रियलिटी में नहीं होते। दूसरा है क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सारे क्विक एसेट्स हैं। रियल एसेट्स यूजुअली जो है फिजिकल एसेट्स होते हैं, जो कि अपनी वैल्यू खुद ही निकालते हैं, वो किसी और से अपनी वैल्यू डिराइव नहीं करते। तो बेस्ट आंसर, तो राइट आंसर इधर हमारे पास क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एसेट्स, जिसको हम अक्रूड एसेट्स भी कहते हैं। 16th जो हमारे पास MCQ है वो है, द एसेट्स विच कम इनटू एग्जिस्टेंस अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट आर कॉल्ड। वो एसेट जो वजूद में आते हैं किसी इवेंट के होने से, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंटीजेंट एसेट्स। कंटीजेंट एसेट्स, इसका राइट आंसर है कंटीजेंट एसेट। कंटीजेंट का मतलब भी यही होता है कंडीशनल, कि किसी कंडीशन की वजह से ये होगी, जैसे कि ये कंडीशनल एसेट। ठीक हो गया। कंटीजेंट एसेट वो एसेट जो किसी कंडीशन की वजह से वजूद में आते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा एक केस चल रहा है और हम लिख लेते हैं कि अगर ये केस हम जीत गए तो हमारे पास ये एसेट्स आ जाएंगे। तो ये क्या, वो एसेट्स कौन से होंगे? कंटीजेंट एसेट होंगे, कि इसकी कंडीशन क्या है कि हमारा केस जीतना इसकी कंडीशन है। दूसरा है फिक्स एसेट, इसकी ऑप्शन है फिक्स एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स और क्विक एसेट। फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म एसेट्स को कहते हैं इस तरह, फिक्टिशियस एसेट्स बराए नाम जो लिखे जाते हैं, और क्विक एसेट्स पहले ही बता चुका हूं पिछले MCQs में। अच्छा, अगला है 17, द प्रॉपर्टीज पोजेस्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड। जो प्रॉपर्टीज कारोबार के पोजेशन में, कब्जे में होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास एसेट की डेफिनेशन यही है। एक एसेट की डेफिनेशन यह है कि एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर, एक डेफिनेशन ये है। और एक डेफिनेशन ये भी है कि ऑल दोज थिंग्स विच आर ओन्ड एंड पोजेस्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स। तो ये पोजेशन वाली बात आ गई, तो हमारे पास इधर डेफिनेशन ही यही है। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि ये डेफिनेशन ही है कि द प्रॉपर्टीज पोजेस्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स। ठीक हो गया, एक डेफिनेशन ये भी है। 18th MCQ है हमारे पास, एसेट्स हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड। एसेट जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं उनको हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। टेंजिबल एसेट्स जिसको हम टच कर सकें, देख सकें। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जो टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। और करंट एसेट्स जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड एसेट्स भी वही होते हैं कि जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल हो गया, कैश जो लिक्विड होते हैं, इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में विदाउट लूजिंग देयर वैल्यू। तो इधर राइट आंसर क्या है? टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्यों है? क्योंकि ये इनको हम टच कर सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है इनकी। 19th MCQ है, व्हेन ओनर विदड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। कि जब ओनर अपने जाती इस्तेमाल के लिए कुछ पैसे कारोबार से निकालता है उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स, डी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है। देयर आर ऑलवेज डैश अकाउंट्स इन एवरी ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट्स का होना जरूरी है। ये इसीलिए इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम।
तो दो अकाउंट्स का होना ज़रूरी है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल सेल्स की कैश पर, तो कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो दो अकाउंट का होना ज़रूरी है। फर्स्ट एमसीक्यू है अकाउंट्स पेएबल डिक्रीज व्हेन इट इज। अकाउंट पेएबल जो कि हमारी लायबिलिटी होती है वो कब डिक्रीज होती है? वो जब हम पे करते हैं कि जिन लोगों को हमने पैसा देना था हमने वो पैसा दे दिया, तो वो हमारी लायबिलिटी कम हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि जब अकाउंट पेएबल को हम पे कर दें, जो कि डी ऑप्शन है, अकाउंट्स पेएबल डिक्रीज व्हेन इट इज पेड, के ठीक आंसर क्या है? डी आंसर, कि जब भी हम अपनी लायबिलिटी को अदा कर दें, पे कर दें, पैसा किसी को देना था हमने दे दिया, तो वो क्या हो गया? अकाउंट पेएबल हमारा कम हो जाएगा। परचेज, सोल्ड और रिसीव्ड जो है गलत आंसर है। ठीक आंसर क्या है? जब हम पे करते हैं, अकाउंट पेएबल की पेमेंट कर देते हैं। 22nd एमसीक्यू है जिसमें है अकाउंट्स पेएबल इंक्रीज व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट। जब हम कर्जे पर चीज खरीदते हैं तो हमारे अकाउंट्स पेएबल में इजाफा होता है। तो ये ए आंसर जो है वो राइट आंसर है। कैश पे जब हम परचेजेस करें तो वो तो हमने अदा कर दिया, तो अकाउंट पेएबल, हमारी लायबिलिटी तो नहीं क्रिएट होगी। हमारी लायबिलिटी उसी टाइम क्रिएट होगी जब हमने परचेजेस जो है क्रेडिट पर किए, कर्जे पर चीजें खरीदी, तो हमारे अकाउंट पेएबल इंक्रीज हो जाएंगे। देखें, इसको पिछली वाली के साथ रिलेट भी कर लें कि अकाउंट्स पेएबल जब हम कर्जे पर चीजें खरीदते हैं तो हमारे वो इंक्रीज होते हैं, और जब हम उसी कर्जे की अदायगी कर देते हैं तो वो अकाउंट्स पेएबल डिक्रीज हो जाते हैं। फिर है 23rd एमसीक्यू है अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज। अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज होता है व्हेन कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, जो कर्जदार हैं उन्होंने हमें पैसा देना है, तो हमें पैसा देना है, तो उन्होंने जब फॉर एग्जांपल कस्टमर ने हमें पैसा दे दिया तो हमारे अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाएंगे। कि अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज कब होते हैं? जब हम कस्टमर पे चीजें कर्जे पर बेचते हैं। कि रिसीव, देखिए ना, अकाउंट रिसीवेबल, इनसे हमने रिसीव करना है। जब हमने रिसीव कर दिया तो अकाउंट रिसीवेबल को कम कर देंगे और दूसरी तरफ कैश को ज्यादा कर देंगे कि कैश इनसे कलेक्ट कर लिया है हमने। तो राइट आंसर क्या है? ए हमारे पास राइट आंसर है। अकाउंट रिसीवेबल जैसे कि नाम से जाहिर होता है कि ये वो अकाउंट है जिनसे हमने रिसीव करना है। तो जब हमने रिसीव कर लिया तो अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में कमी आ जाती है और कैश का अकाउंट हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि हमने इससे कैश कलेक्ट कर लिया। पेड टू कस्टमर्स, नाइदर रिसीव नॉर पेड, नन ऑफ द अबव, ये सारी की सारी ऑप्शंस गलत हैं। सिर्फ सही ऑप्शन का क्या है? रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कि जब हम कस्टमर से पैसा ले लेते हैं तो हमारे पास जो अकाउंट रिसीवेबल होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक हो गया। अगला है 24th है रेंट पेमेंट अकाउंट इज एन और ए एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एसेट अकाउंट, ओनर्स इक्विटी अकाउंट। तो रेंट पेमेंट, जब हम रेंट अदा करते हैं तो ये हमारा एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग में हम कारोबार कर रहे हैं और उस बिल्डिंग का रेंट आ रहा है, तो वो रेंट हमें देना इसलिए जरूरी है ताकि हम उस बिल्डिंग में काम कर सकें और रेवेन्यू को जनरेट कर सकें। तो हम एक्सपेंस की डेफिनेशन भी इसी तरह पढ़ते हैं, वो अदायगियां जो हम इसलिए करते हैं ताकि हम रेवेन्यू को जनरेट कर सकें। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा इधर? ए, जो कि है एक्सपेंस अकाउंट। रेंट पेमेंट इज एन एक्सपेंस अकाउंट। फिर है कैश इंक्रीज। कैश कब इंक्रीज होता है? जब हम कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, तो कैश जो है बढ़ जाता है। पेड, तो कैश जब पे करें तो हमारे पास कैश कम होगा। अकाउंट्स पेएबल आर पेड। अकाउंट्स पेएबल को जब हम अदा करें तब भी हमारे पास कैश कम होता है कि अकाउंट्स पेएबल, लोगों को पैसा देना था हमने दे दिया तो पैसा कम हो जाएगा, तो ये भी गलत। और डी ऑप्शन क्या है? सेल्स मेड ऑन क्रेडिट। सेल अगर कैश पे की होती तब हमारे पास कैश ज्यादा होता, लेकिन अगर कर्जे पे किया तो फिर तो कैश ज्यादा नहीं होता, तो इसलिए पहली ऑप्शन जो है वो ठीक है। 26th एमसीक्यू है व्हेन इन्वेंटरीज आर टेकन अवे बाय द ओनर वी डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है जब भी ओनर जो है अपने जाती इस्तेमाल के लिए इन्वेंटरीज को कारोबार से लेकर जाए या पैसा कारोबार से लेकर जाए तो हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। 27 एमसीक्यू है व्हेन मर्चेंडाइज सोल्ड आर रिटर्न दे आर कॉल्ड
जब मर्चेंडाइज हमने बेचे, जब इन्वेंट्री हमने बेची और वो हमें वापस मिल गई, तो मतलब कारोबार में वापस आ गई, रिटर्न इनवर्ड इसका आंसर ठीक होगा। रिटर्न इनवर्ड जो है ठीक आंसर है। रिटर्न आउटवर्ड तो परचेजेस रिटर्न होता है, जब परचेजेस जो हमने चीजें खरीदी हैं वो हम वापस करें तो इसको रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। जबकि रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, जब हमने चीजें बेची थी वो दोबारा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने वापस कर दी, तो रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न बैकवर्ड और फॉरवर्ड ये सही ऑप्शंस नहीं है। 28th MCQ है हमारे पास, व्हेन नोट्स आर एक्सेप्टेड बाय अस फॉर अदर्स दे आर कॉल्ड। जब हम नोट एक्सेप्ट करते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल एक बंदा हमें नोट लिख कर देता है कि आप पर हमारा इतना कर्जा है, आपने ये चीज ली है, और हम उसको एक्सेप्ट कर दें तो वो हमारा क्या होगा, नोट्स पेएबल हो कहलाएगा। नोट पेएबल हमेशा हम एक्सेप्ट करते हैं, जबकि नोट्स रिसीवेबल हमेशा हमारा कस्टमर या हमारा कर्जदार एक्सेप्ट करता है। तो हम जब एक्सेप्ट करें तो उसको हम क्या कहते हैं, नोट्स पेएबल, कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम आपको रकम अदा करेंगे। फॉर एग्जांपल बिल्स एक्सेप्टेड, ये सही टर्म्स नहीं है, बिल रिसीवेबल भी सही नहीं है, तो ठीक आंसर क्या है, नोट्स पेएबल। 29th MCQ है हमारे पास, द अकाउंट्स विच हैव देयर एग्जिस्टेंस इवन आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर आर नोन एज। वो अकाउंट्स जो रहते हैं बाकी अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने के बाद भी, तो उनको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू अकाउंट्स। नहीं, ये सही नहीं है। रेवेन्यू अकाउंट्स हमेशा क्लोज होता है, क्लोजिंग एंट्रीज के लिए करते हैं। एक्सपेंस अकाउंट भी हमेशा क्लोज होता है। बैलेंस शीट अकाउंट जैसे कि कैश है, फॉर एग्जांपल कैश हमारे पास आखिर में साल के रह गया 3000 का, फिर अगले साल में उसको हम वो अपनी एग्जिस्टेंस को खो नहीं देगा, बल्कि अगले साल ये ट्रांसफर होगा कैश। इसी तरह जो भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं या ओनर इक्विटी है, ये हर अगले साल जो है ये ट्रांसफर होते हैं, ये अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखते हैं। जबकि रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस अकाउंट जो है वो हर साल हम क्लोज करते हैं, हर साल के आखिर में हम क्लोज करते हैं। बैलेंस शीट अकाउंट जो है इधर राइट आंसर है कि ये अपनी विच हैव देयर एग्जिस्टेंस, इनकी एग्जिस्टेंस होती है। जैसे कि कैश है, फिर हर साल उसका बैलेंस अगले साल को ट्रांसफर होता जाता है। 30th हमारे पास MCQ है, परचेजेस रिटर्न आर टर्म एज। परचेज जब हम रिटर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कोई माल हमने परचेज किया, वो सही नहीं निकला, हमने रिटर्न कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड ये इसका ठीक आंसर। रिटर्न इनवर्ड भी गलत है, सेल्स रिटर्न भी गलत है, और नन ऑफ द अबव भी ठीक नहीं है। रिटर्न आउटवर्ड इज द राइट आंसर। 31st MCQ है हमारे पास, कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन। कैश डिस्काउंट कब प्रोवाइड किया जाता है, परचेजेस पे, प्रॉम्प्ट पेमेंट पे, सेल्स पे या सेल्स रिटर्न पे। कस्टमर को इनकरेज करने के लिए कि वो जल्दी रकम अदा करे, प्रॉम्प्ट पेमेंट करे, इसके लिए हम जो डिस्काउंट देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है कि जब भी कस्टमर को हम चाहते हैं कि वो जल्दी हमें रकम अदा कर दे, हमने जो भी उस पर सेल्स की है, तो उसको हम कैश डिस्काउंट देते हैं। इससे वो इनकरेज होता है और वो रकम जल्दी अदा कर देता है हमारी। ठीक हो गया, तो इसलिए राइट आंसर क्या है, प्रॉम्प्ट पेमेंट इज द राइट आंसर। व्हेन गुड्स इन विच बिजनेस डील आर सोल्ड इट इज कॉल्ड सेल्स। जिस सामान में या जिस इन्वेंट्री में कारोबार डील करता है, अगर वो बिक जाए तो उसको हम सेल्स कहते हैं। 33 MCQ है, रिडक्शन इन प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। कि प्राइस में जो रिडक्शन होती है उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। पेड प्राइस की जो रकम आप अदा कर रहे हो, या इनवॉइस प्राइस जो इनवॉइस पर लिखी हुई है, बुक प्राइस जो किताबों में लिखी गई होती है कि जो इन्वेंट्री है वो जो बैलेंस शीट में आ रही है, तो वो हमारी पास बुक प्राइस होगी। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट इज द राइट आंसर है, बिकॉज ये रिडक्शन इन प्राइस, ये प्राइस में रिडक्शन होती है। आया वो आप का डिस्काउंट जो है वो दो किस्म की टाइप्स हैं उसकी, आया वो ट्रेड डिस्काउंट हो या और कैश डिस्काउंट हो। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब प्रॉम्प्ट पेमेंट किट हो,
और आप कस्टमर को इनकरेज करना चाहते हैं कि वो जल्दी अपनी रकम या जल्दी अपना कर्जा अदा करे, तो उसके लिए आप कैश डिस्काउंट देते हो। और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि कस्टमर को सेल करते वक्त दिया जाता है। जब कस्टमर को जो भी कारोबार है वो बल्क में चीज लेने की वजह से या अपना लॉयल कस्टमर बनाने के लिए ऑन द स्पॉट कि जिस टाइम पे आप कस्टमर पे सेल कर रहे हो उसी टाइम पे आप जब डिस्काउंट देते हो उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो हमारे पास रिडक्शन इन प्राइस हो गई ना, कि आप जो सामान है या जो इन्वेंट्री है क्या उसको उसकी प्राइस से कम पर आप सेल कर रहे हो। तो इसलिए राइट आंसर क्या है? डिस्काउंट। 34th MCQ है द कंसेशन रिसीव्ड ऑन द प्राइस ऑफ डिफेक्टिव गुड्स इज कॉल्ड अलाउंस। फॉर एग्जाम्पल बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो इन्वेंट्री आप सप्लाई करते हो उसमें कुछ कस्टमर बताता है कि इसमें कुछ इन्वेंट्री जो है वो खराब थी, तो आप उसको कंसेशन दे देते हो, और इस कंसेशन को क्या कहते हैं? हम अलाउंस कहते हैं। इस कंसेशन को डिफेक्टिव अलाउंस भी कहा जाता है। डिफेक्टिव अलाउंस कि आपने जो इन्वेंट्री सप्लाई की है उसमें डिफेक्टिव आइटम्स हैं या खराब माल है जिसकी वजह से आप उसको अलाउंस दे रहे हो, छूट दे रहे हो कि आप इतनी रकम अदा ना करो। इसमें डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और ट्रेडिंग डिस्काउंट जिसके मैंने पहले ही बता चुका हूं कि वो नहीं आएगा, वो आंसर ठीक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अलाउंस या डिफेक्टिव अलाउंस इसका आंसर ठीक है। 35th MCQ है हमारे पास इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन एनी रिटन एविडेंस इज कॉल्ड वाउचर। ये वाउचर की डेफिनेशन है कि वाउचर इज द एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, कि ये जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका सबूत क्या है? वाउचर। तो वाउचर आंसर ठीक है, सही हो गया और सारे गलत। फिर है बिल्डिंग एंड फर्नीचर आर कॉल्ड करंट एसेट। नहीं, ये करंट एसेट्स में नहीं आते। फिक्टिशियस एसेट्स, बराइनाम एसेट्स, ये बराइनाम भी नहीं होते। टेंजिबल एसेट्स, हाँ ये टच कर सकते हैं। और फिक्स एसेट्स, मोस्ट सुटेबल आंसर इधर क्या है? फिक्स एसेट्स, कि ये फिक्स एसेट्स होते हैं। टेंजिबल भी हैं, लेकिन अगर हमसे इस तरह का सवाल पूछा जाता कि वो एसेट्स कौन से हैं जिनको हम टच कर सकते हैं या जो फिजिकल एग्जिस्टेंस जिनकी होती है, तब हमारे पास इधर सही आंसर क्या होता? बेस्ट सूटेबल आंसर क्या होता? टेंजिबल एसेट्स। लेकिन इधर हमसे बिल्डिंग एंड फर्नीचर के बारे में पूछा गया जो कि हमारे पास फिक्स एसेट्स की टाइप्स हैं। 37th MCQ है हमारे पास अ सेल ऑफ ₹50,000 टू A was entered as a sale to B. This is an example of error of commission. अच्छा, पहले सारे एरर्स को देख लें। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? एरर ऑफ ओमिशन ये होता है कि जब आप या जो भी बुक कीपर है वो कोई ट्रांजैक्शन लिखना सिरे से लिखना ही भूल गया, मतलब उसने ट्रांजैक्शन लिखा ही नहीं। फॉर एग्जांपल किसी पे सेल की और वो एंट्री ही नहीं की, तो ये क्या है? एरर ऑफ ओमिशन। क्या आप भूल गए हो, आपने लिखा ही नहीं, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन में, ये एरर ऑफ कमीशन में एक टाइप होती है जिसको हम क्या कहते हैं? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग से मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने 50,000 की सेल की और आपने गलती से लिख लिया 55,000, ये एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है कि आपने गलती कर दी। या ये कि फॉर एग्जांपल ए पे आपने सेल की और आपने लिख लिया कि एंट्री ऐसे की जैसे आपने बी पे सेल की हो, फॉर एग्जांपल, जिसमें आप एंट्री कैसे होती है कि जब भी आप कर्ज पे चीज बेचते हो तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होता है। तो अकाउंट रिसीवेबल ए को डेबिट करना था और आपने गलती से क्या कर दिया? अकाउंट रिसीवेबल बी को। तो ये एरर ऑफ रिकॉर्डिंग की एक टाइप है। तो ये क्या है? एरर ऑफ कमीशन में आप एक टाइप है जिसको हम कहते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है कि आपने रिकॉर्डिंग में गलती की तो उसको आप एरर ऑफ कमीशन कहते हैं, ठीक हो गया। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर का मतलब ये है कि इसका जो नेट रिजल्ट है वो जीरो आएगा। फॉर एग्जांपल आपने एक गलती की तो आपने उस गलती को जो है कंपनसेट करने के लिए या ऑफसेट करने के लिए आपने दूसरी गलती कर ली, दूसरा एरर कर लिया जो कि पहली गलती को आपके खत्म कर रहा है। तो कंपनसेटिंग एरर में क्या होता है कि जितना फॉर एग्जांपल आपने डेबिट में गलती कर ली कि फॉर एग्जांपल डेबिट साइड आपने कह दिया कि 1000 से इंक्रीज कर दिया, तो उसके बदले में आपने क्रेडिट साइड भी 1000 से इंक्रीज कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने सेल्स को
लिखा कि आपने सेल की 1000 की और लिख दिया गलती से कि 2000 की मैंने सेल की है। और इसी तरह आपने परचेजेस भी 1000 के किए थे फॉर एग्जांपल, और आपने उसको भी कह दिया कि 2000 के परचेजेस किए। तो मतलब आपने जितनी गलती डेबिट साइड पे किया उतनी गलती क्रेडिट साइड पे किया। तो ये दोनों गलतियां एक दूसरे को कंपनसेट कर रही हैं। और एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि आपने प्रिंसिपल में जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है उसकी खिलाफ वर्जी कर दी। फॉर एग्जांपल आपने जो ओनर के पर्सनल एक्सपेंस हैं उसको बिजनेस एक्सपेंस में लिख लिया, तो ये क्या होगा, ये हमारे सेपरेट एंटिटी अजम्पशन जो है उसको जो है ये वायलेट करता है कि ओनर और जो बिजनेस है वो अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। आपने जो है उसको एक जैसे ट्रीट कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। तो इस पर, इन एरर्स पर एक डिटेल में वीडियो में इंशाल्लाह फ्यूचर में करूंगा। अभी के लिए आपने ये इस एमसीक्यू को समझना है कि जब भी आप एरर ऑफ रिकॉर्डिंग करते हो उसको आप एरर ऑफ कमीशन कहते हो। ठीक हो गया। 38th एमसीक्यू है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन, आईकैप जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ, आईकैप जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ, आईकैप जो है 1961 को एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक हो गया, ये राइट आंसर है। इस पे अभी और डिटेल की जरूरत नहीं है। फिर है 39th एमसीक्यू है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स बैलेंस। कि ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया जाता है ताकि हम चेक कर सकें कि आया हमने लेजर अकाउंट्स ठीक बनाए कि नहीं। ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन भी इसी तरह है कि 2 कॉलम स्केजुअल प्रिपेयर्ड टू शो द एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट, के 2 कॉलम के स्केजुअल है जो कि इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लेजर अकाउंट्स जो बनाए हैं उसकी एक्यूरेसी देख सकें। 40th एमसीक्यू है, इफ अ ट्रांजैक्शन इज कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट विल इट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। जब एक ट्रांजैक्शन हमने सिरे से लिखा ही नहीं तो क्या ये ट्रायल बैलेंस की जो बैलेंस वो बराबर आता है उसको इफेक्ट करेगा? तो नहीं, उसको इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने डेबिट साइड पर जितनी गलती की है उतनी आपने क्रेडिट साइड पर भी गलती की है कि आपने बिल्कुल सिरे से कोई अमाउंट लिखी ही नहीं, ना डेबिट साइड पे ना क्रेडिट साइड पे। जैसे कि हमें पता है फॉर एग्जांपल सेल हमने की है 1000 की, तो हम कहते हैं कैश टू सेल्स। अभी आपने ये एंट्री लिखी ही नहीं, तो ना आपका डेबिट साइड कैश का वो आपका बड़ा है और ना ही सेल्स क्रेडिट साइड कि क्रेडिट साइड आपका बड़ा, तो आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन एट द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि इनमें से ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा अकाउंट जो नॉर्मल बैलेंस के साथ डेबिट साइड पर आता है ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में याद ये रखना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पर 2 किस्म के अकाउंट्स आते हैं, एक एसेट्स और दूसरे एक्सपेंसेस के। तो एसेट्स या एक्सपेंसेस का अकाउंट जो भी होगा हम उसको सही आंसर कंसिडर करेंगे। तो पहली ऑप्शन है रेंट इनकम अकाउंट। रेंट इनकम, जो रेंट से, ये देखें इधर इनकम लिखा हुआ है, मतलब कि हमारे बिजनेस को रेंट की इनकम मिल रही है। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी आपने बिजनेस ने रेंट पर दी हुई है और उससे उनके लिए रेंट आ रहा है, तो वो क्या हो गई, रेंट इनकम। तो रेंट एक्सपेंस नहीं है इधर, तो इसलिए ये ऑप्शन ठीक नहीं है। क्रेडिटर्स अकाउंट जो है हमारी लायबिलिटी होती है और ये क्रेडिट साइड पर आती है, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। अनअर्न्ड इनकम अकाउंट, कि वो इनकम जो आपने वसूल तो कर ली, रिसीव कर ली, लेकिन आपने अभी तक उसको कमाया नहीं, अनअर्न्ड है, मतलब आपने उसको कमाया नहीं है तो अभी तक वो इनकम नहीं है आपकी, ये एक्चुअली में लायबिलिटी होती है। अनअर्न्ड इनकम आपकी क्या होती है, लायबिलिटी। ये इनकम वो वाली इनकम है जो आपने अभी तक कमाई नहीं। और लास्ट ऑप्शन है कैश अकाउंट, जो कि एसेट अकाउंट है, इसलिए ये क्या होगा, डेबिट साइड पर आएगा ट्रायल बैलेंस की, तो ये ऑप्शन ठीक है। फिर है 42nd एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन एट द क्रेडिट साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। कौन सा अकाउंट जो है इन ऑप्शंस में क्रेडिट साइड पर ट्रायल बैलेंस के आएगा? तो हमने पहले ही पढ़ा कि एसेट एंड एक्सपेंस राइट्स डेबिट साइड पर आते हैं और जबकि लायबिलिटीज कैपिटल और इनकम क्रेडिट साइड पर आते हैं। तो इधर देखें कैश अकाउंट एसेट अकाउंट है, बैंक अकाउंट भी एसेट अकाउंट है, इस तरह इक्विपमेंट अकाउंट भी एसेट अकाउंट है। ये सारे के सारे जो है डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे आते हैं।
जबकि अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट वो एक्सपेंसेस जो आपने कर लिए लेकिन अभी तक उनकी पेमेंट अदा नहीं की, तो ये क्या है, ये लायबिलिटी है कि आपने एक एक्सपेंस इनकर कर लिया, एक एक्सपेंस कर लिया लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट अदा नहीं की, तो ये क्या है, अक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट, ये लायबिलिटी होती है और ये क्रेडिट साइड पर आती है। 43rd MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कि इनमें से ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा स्पेशलाइज्ड जर्नल है जिसमें गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर लिखी जाती हैं। तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर से मुराद ये है कि ये सेल्स रिटर्न है, तो जो हमने सेल्स की थी तो कस्टमर ने हमें वापस कर दी, तो सेल्स रिटर्न जर्नल इसका स्पेशलाइज्ड जर्नल है जो मखसूस है इस किस्म के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। जब भी कस्टमर्स हमें चीजें वापस भेजते हैं, सेल्स रिटर्न होती है, तो हम सेल्स रिटर्न जर्नल में लिखते हैं। इस तरह दूसरी ऑप्शन है परचेज रिटर्न जर्नल, तो परचेज जो भी रिटर्न करता है कारोबार, कि फॉर एग्जांपल कारोबार ने कोई माल की खराबी होने की वजह से या कोई भी रीजन हो सकता है उस वजह से अपने जो माल लिया हुआ था, परचेजेस किए हुए थे, वो रिटर्न किए, तो वो परचेज रिटर्न जर्नल में आएगा। इस तरह क्रेडिट सेल्स जर्नल में आती है और क्रेडिट परचेजेस परचेज जर्नल में आती है। ठीक हो गया। सेल्स 44, तो सही आंसर क्या है, सेल्स रिटर्न जर्नल। 44th MCQ है, सेल्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल। तो मैंने बताया कि जब भी हम कर्जे पर चीजें बेचते हैं तो हम सेल्स जर्नल में लिखते हैं, तो सेल्स जर्नल इधर राइट आंसर होगा। ठीक हो गया। ये स्पेशलाइज्ड जर्नल है जिसमें क्रेडिट सेल्स लिखी जाती हैं तमाम की तमाम। ठीक हो गया। 45th MCQ है, ट्रांजेक्शन दैट अ बिजनेस डज नॉट रिकॉर्ड इन एनी स्पेशलाइज्ड जर्नल्स आर रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स और डे बुक्स। इसका मतलब ये कि वो ट्रांजेक्शन जो कारोबार अपने किसी खास जर्नल में नहीं रिकॉर्ड करता, तो वो किस जर्नल में या डे बुक में रिकॉर्ड करेगा, तो जर्नल में, जिसमें वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो किसी स्पेशलाइज्ड जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होते। जैसे कि स्पेशलाइज्ड जर्नल है कैश पेमेंट जर्नल फॉर एग्जांपल, तो इसमें क्या है, कैश की जितनी भी हमें पेमेंट की है उसमें रिकॉर्ड होती हैं। इस तरह कैश रिसीट जर्नल में जितनी भी कैश रिसीविंग हमने किया वो रिकॉर्ड होती है। इस तरह परचेज रिटर्न जर्नल में परचेजेस रिटर्न रिकॉर्ड होती हैं सिर्फ और सिर्फ। इस तरह ऊपर जो हमने ऑप्शंस पढ़ी, परचेज जर्नल में सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं। इस तरह सेल्स जर्नल में सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती हैं। तो ऐसे ट्रांजेक्शंस जो किसी खास जर्नल में नहीं रिकॉर्ड होते, तो वो किस जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं, जनरल जर्नल, जो आम जर्नल होता है। 46th MCQ है, अनदर नेम ऑफ जर्नल इज, दूसरा कौन सा नाम है जर्नल का, स्पेशलाइज्ड जर्नल, डे बुक, कैश बुक, रिकॉर्ड बुक। तो डे बुक भी, जर्नल को डे बुक भी कहते हैं कि इसमें डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, या इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। तो ये कुछ नाम है जो कि जर्नल को दिए गए हैं, कि डे बुक भी कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं और बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री भी कहा जाता है। 47th MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल विल रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न बाय द बिजनेस। परचेज रिटर्न जर्नल जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जब कारोबार जो है माल को रिटर्न करता है, गुड्स रिटर्न बाय द बिजनेस। कारोबार जो है जो माल खरीदा है, परचेज किया हुआ है, उसको वापस जो करता है तो वो किस स्पेशलाइज्ड जर्नल में लिखता है, वो परचेज रिटर्न जर्नल में लिखता है। ठीक हो गया। 48th MCQ है, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बिलो एवरी एंट्री इन जनरल जर्नल इज कॉमनली नोन एज, कि जो ब्रीफ शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन जो होती है अकाउंटिंग एंट्री के नीचे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नरेशन कहते हैं। जैसे कि कैश सेल है तो हम करते हैं ना कि एंट्री करते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और नीचे लिख लेते हैं मेड सेल्स ऑन कैश। तो ये मेड सेल्स ऑन कैश क्या है, ये नरेशन है। ठीक हो गया। 49th MCQ है हमारे पास, क्रेडिट परचेजेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। देखिए प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट
पे परचेज किया है इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि परचेज जर्नल में हम जब भी क्रेडिट परचेजेस करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेजेस तो वो रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इधर याद रहे कि क्रेडिट परचेजेस कौन सी, इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज की, जो कि हम इसलिए खरीद रहे हैं ताकि हम इसको आगे जाकर बेच सकें, सेल कर सकें। तो जो प्लांट एंड मशीनरी है वो आगे बेचने की नीयत से या बेचने की गर्ज से हम नहीं परचेज कर रहे। तो ये अगर क्रेडिट परचेज भी होगा तब भी ये किस जर्नल में आएगा, जर्नल में, ना कि परचेज जर्नल में, क्योंकि परचेज जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज को, जो कि हम बेचने की गर्ज से परचेज की जाती हैं। तो इधर जो है राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगी जनरल जर्नल, कि जिसमें क्रेडिट परचेजेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्ड होगा। ठीक हो गया। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, अभी देखें इधर सेल की है हमने पुराना फर्नीचर, विल बी रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल। ये भी हम जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इसके लिए कोई हमारे पास स्पेशलाइज्ड जर्नल नहीं है। सेल हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स जर्नल में, लेकिन वो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होगी जो इन्वेंट्री से रिलेटेड होगी। इन्वेंट्री से रिलेटेड होना जरूरी है कि इन्वेंट्री हम इसलिए खरीदते हैं ताकि इसको आगे जाकर बेच सकें इन्वेंट्री। ठीक है। तो इन्वेंट्री अगर हमने कर्जे पे बेची तो हम सेल्स जर्नल में लिखेंगे, लेकिन अगर हमने ओल्ड फर्नीचर वगैरह बेचा तो वो हम जनरल जर्नल में लिखेंगे। जनरल जर्नल में लिखने का मकसद ये है कि ये जो फर्नीचर है ये हमने बेचने की नीयत से नहीं खरीदा था, ये तो हमने अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा था। अभी फॉर एग्जांपल पुराना हो गया, हमने बेच दिया। पास की कैश परचेज इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल, कि कैश पर जो हम परचेजेस करते हैं वो किस स्पेशलाइज्ड जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं। तो देखें कि परचेज जर्नल जो है उसमें वो परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं जो कि हम क्रेडिट पर करते हैं, ना कि कैश पर। तो कर्जे पर होना जरूरी है इसके लिए। क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन इट। ठीक हो गया। तो कैश परचेजेस जो होती हैं वो कैश पेमेंट जर्नल की, कैश पेमेंट कर रहे हैं, जब भी हम परचेजेस कर रहे हैं और उसमें रकम नकद में अदा कर रहे हैं तो कैश पेमेंट जर्नल में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ये स्पेशलाइज्ड जर्नल है जो कि कैश पेमेंट्स के लिए बनाया जाता है। ठीक हो गया। और जो ए बी सी ऑप्शंस हैं वो ठीक नहीं है। 52nd MCQ है हमारे पास, बिजनेस पेड रेंट अमाउंट $200, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल रिकॉर्ड्स दिस ट्रांजेक्शन। देखिए यहाँ बेबी पेमेंट हुई है और कैश में पेमेंट हुई है कि रेंट की रकम हम कैश में ही अदा करते हैं। तो कैश पेमेंट जर्नल जो है इसका सही आंसर होगा। इधर भी कैश रिसीट जर्नल पेमेंट कर रहे हैं तो रिसीट्स तो हुई नहीं, वसूली तो हुई ही नहीं है, सेल्स भी नहीं की, ना ही परचेजेस हमने की। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है, कैश पेमेंट जर्नल वाली ऑप्शन ठीक है। 53rd MCQ है हमारे पास, इन अकाउंटिंग एन इकोनॉमिक इवेंट इज रिफर टू एज ट्रांजैक्शन। कि ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन यही है कि ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक इवेंट, कि जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है। देखिए कारोबार में मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती, तो वो हम जर्नल में नहीं लिखते या उसकी हम बुक कीपिंग नहीं करते या उसको हम रिकॉर्ड में नहीं लाते। लेकिन जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है, फॉर एग्जांपल परचेजेस में मनी इन्वॉल्व होती है, सेल में मनी इन्वॉल्व होती है, एक्सपेंसेस में मनी इन्वॉल्व होती है, एसेट्स की परचेज हो आया, वो रेंट की पेमेंट हो, ये सारी की सारी ऐसे इकोनॉमिक इवेंट्स हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व है, तो इनको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं और इन्हीं की रिकॉर्डिंग करते हैं। इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। 53rd MCQ में राइट आंसर सी ऑप्शन है। ठीक हो गया। 54th MCQ है हमारे पास, बुक कीपिंग मेनली कंसर्न विद विच पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। बुक कीपिंग किस पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस के साथ कंसर्न है। इन ऑप्शंस को देखें तो राइट ऑप्शन जो है कि बुक कीपिंग का मतलब यही है कि किताबों को मेंटेन करना। तो किताबें कब मेंटेन होती हैं, जब हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ये जो है द राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है।
ठीक हो गया। 55 MCQ है हमारे पास, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑल दी फाइनेंशियल एक्सटर्नल यूजर्स, तमाम के तमाम एक्सटर्नल यूजर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है, एक्सेप्ट इसकी सिवा। तो अभी गवर्नमेंट एजेंसी, जी हाँ बिल्कुल, ये एक्सटर्नल यूजर है, इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टर एक्सटर्नल यूजर, इस तरह क्रेडिटर्स एक्सटर्नल यूजर है। लेकिन मैनेजर जो हैं वो ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, ये इंटरनल पार्टीज हैं, ये जो है एक्सटर्नल यूजर्स नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर इधर क्या होगा, मैनेजर। 56 MCQ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा यूजर, इन गिवन इन्फॉर्मेशन में से कौन सा यूजर एक्सटर्नल यूजर है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारे पास मैनेजर इंटरनल है, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो मैनेजमेंट का बड़ा होता है वो भी इंटरनल है, कंट्रोलर ऑफ द बिजनेस वो भी इंटरनल है। तो सी ऑप्शन जो है क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस, ये आउटसाइडर्स हैं, ये मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते। तो क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 57 MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल एंड इट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं एक्सटर्नल यूजर के लिए ताकि वो डिसीजन ले सकें। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना। तो प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर है हमारे पास 58 MCQ है हमारे पास, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट ऑल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस हैव, कि ये इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि तमाम एसेट्स की होती है ऑफ द बिजनेस। इसमें ऑप्शंस जो है हमारे पास, लॉन्ग लाइफ ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंटेंजिबल नेचर ऑफ एसेट्स, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो तमाम एसेट्स में ये खासियत होती है कि ये फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, आया वो लॉन्ग टर्म हो, आया वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, करंट एसेट्स हों। तो ये क्या हो गया हमारे पास, राइट आंसर क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज द राइट आंसर। व्हाट इज द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, अभी हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल है। तो राइट आंसर हमारे पास ए है। ये एसेट्स प्लस लायबिलिटीज ये गलत है, कैपिटल प्लस एसेट्स ये भी गलत है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ये भी गलत है। तो हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं क्योंकि इसके बेसिस पर हमारे पास बैलेंस शीट बनती है। 68th MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायबिलिटी। तो कैश हमारा एसेट है, इक्विपमेंट हमारा एसेट है, डेटर अकाउंट रिसीवेबल जिनको कहते हैं ये भी हमारा एसेट है, क्रेडिटर्स जो है हमारी लायबिलिटी है। ठीक हो गया। फिर 61st MCQ है, नेट लॉस अकर व्हेन एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम। ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे खर्चे अब हमारी आमदन से बढ़ जाते हैं तो हमारा लॉस होता है। डबल एंट्री सिस्टम एम्प्लाइज दैट, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हम दो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल है तो इसमें दो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स क्या हैं कि हमारे पास एक तरफ तो एसेट बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम कैश पे सेल करते हैं या अकाउंट रिसीवेबल पे सेल करते हैं तो कैश और अकाउंट रिसीवेबल बढ़ता है, और दूसरी तरफ हमारी रेवेन्यू बढ़ती है। तो दो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स जो है हमारे पास जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा, तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, राइट आंसर हमारे पास है सी, रिकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। ठीक हो गया। ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट इज कॉमनली नोन एज पोस्टिंग। पोस्टिंग को हम क्या कहते हैं, जब हम जर्नल से लेजर अकाउंट्स बनाते हैं उसको हम पोस्टिंग प्रोसेस कहते हैं, और जब जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसको रिकॉर्डिंग कहते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद क्या होती है, पोस्टिंग होती है। ठीक हो गया, पोस्टिंग इसका नाम है। अच्छा, 64th MCQ है हमारे पास, एन अकाउंट रिकॉर्ड्स द डैश इन द बैलेंस ऑफ एन आइटम। किसी भी आइटम में हम इंक्रीज या डिक्रीज को जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंट कैश है तो कैश जब आता है तो हम डेबिट साइड पर लिख रहे हैं, कैश जब जा रहा है तो हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं, और ये इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं हम कि कैश अब इंक्रीज हो रहा है उसको हम डेबिट साइड पे लिख रहे हैं, कैश जब डिक्रीज हो रहा है उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। तो इस तरह क्या हो गया, एक आइटम के बारे में
इंक्रीज या डिक्रीज को जहां पे लिखा जाता है उसको हम अकाउंट कहते हैं, और जो हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें कैश के मुतालिक इंक्रीज और डिक्रीज लिखा जा रहा है। 65th MCQ है, इफ क्रेडिट साइड ऑफ अ बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। अगर क्रेडिट साइड, ये अगली उस ले आएंगे, अगर क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जब हमारे पास क्रेडिट साइड डेबिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट ज्यादा होता है, कि बैंक अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू डेबिट साइड, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, कि बैंक से हमने अब जितना डिपॉजिट करवाया वो डेबिट साइड पे आता है, तो जितना डिपॉजिट करवाया उससे ज्यादा हमने निकाल लिया। बास अकाउंट्स पर आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाती हैं जिसमें आप अपनी रकम जो आपने डिपॉजिट करवाई है उससे ज्यादा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने बैंक में 1 लाख रुपए रखवाया और उसमें से 1,20,000 मैंने बाद में जाकर निकाल लिया, तो 20,000 जो है क्रेडिट साइड का बैलेंस आएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने बैंक ओडी किया, बैंक ओवरड्राफ्ट कर दिया। ठीक हो गया? ये पिछली एंट्री से रिलेटेड है। इफ द डेबिट साइड ऑफ अ बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, कि अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो फिर हमारे पास कैश एट बैंक है या बैंक में डिपॉजिट है, कैश एट बैंक है हमारे पास। ठीक हो गया कि बैंक अकाउंट में हमारे पास कैश पड़ा है। 67th MCQ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो कंसिडर की जाती है ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए बेस? तो लेजर अकाउंट से ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो लेजर अकाउंट जो है बेस है फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक हो गया, ये राइट आंसर। 68th MCQ है हमारे पास, द नॉर्मल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट बैलेंस, कि इसका नॉर्मली जो बैलेंस आता है वो क्रेडिट साइड पर आता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ट्रायल बैलेंस में हमारे पास एसेट्स होते हैं, तो एसेट्स का हमेशा डेबिट साइड का बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस का डेबिट साइड बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट साइड होता है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट साइड होता है, रेवेन्यूज का क्रेडिट साइड होता है। ठीक हो गया? तो कैपिटल का क्रेडिट साइड बैलेंस होगा। 69th MCQ है हमारे पास, हेल्प डैश हेल्प्स बिजनेस टू क्लासिफाई ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। क्लासेस बनाना या क्लासिफिकेशन करना, तो देखिए हम परचेजेस के लिए जो अकाउंट बनाते हैं और उसमें परचेजेस के बारे में डिटेल, कैश का जो अकाउंट है तो कैश के बारे में डिटेल, एसेट का अकाउंट है तो एसेट के बारे में डिटेल, एक्सपेंस का अकाउंट है फॉर एग्जांपल रेंट का एक्सपेंस है तो रेंट के बारे में डिटेल। तो ये क्या कर रहे हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन हम क्या कर रहे हैं, क्लासेस बना रहे हैं कि परचेजेस के रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो एक अकाउंट में हम कर रहे हैं, कि परचेजेस कितनी हमने की। इस तरह सेल के रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सेल्स के अकाउंट में कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, कि एक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और ये कब करते हैं, जब हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। कि जैसे कि लेजर पहले ही डिफाइन किया गया कि लेजर जो है डिटेल अकाउंट होता है किसी आइटम के बारे में जिसमें इंक्रीज या डिक्रीज लिखा जाता है, और वो उसी के मुतालिक होता है। उसके परचेजेस के अकाउंट में हम एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन नहीं देते, परचेजेस के अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ परचेजेस के बारे में डिटेल होती है। अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में अकाउंट रिसीवेबल के बारे में डिटेल, अकाउंट पेएबल के अकाउंट में अकाउंट पेएबल के बारे में डिटेल। तो ये क्या हो रहा है, ये हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस की, कि जिस तरह का ट्रांजैक्शन है उसी तरह का इसके लिए अकाउंट होगा और उसी में इसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी। 70th और लास्ट MCQ हमारे पास, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एसेट्स, कि एसेट्स की वैल्यू मालूम करें जब आपके पास लाइबिलिटीज एंड कैपिटल जो है वो लाइबिलिटीज है 5,000 की और कैपिटल है 1,000 की। तो एसेट हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटीज हमारे पास 5,000 है, कैपिटल हमारे पास 1,000 है, तो इन दोनों को जमा करें तो 6,000 के हमारे पास एसेट्स हैं। तो ये आंसर हमारे पास ठीक है, जो कि किस बेसिस पे है, अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे। 71st MCQ है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स आर रेफर्ड एज नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, कैश अकाउंट्स या बैंक अकाउंट्स, बैंक्स अकाउंट्स। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी एक प्रीवियस वीडियो देखें जो कि है अकाउंट्स एंड इट्स टाइप्स, जिसमें हमने 2 किस्म की टाइप्स पढ़ी हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसको देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट्स क्यों हैं।
इधर मैं जस्ट ये बता देता हूं कि नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो इनकम लॉसेस गेन्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, जबकि रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? रियल अकाउंट्स जैसे कि एसेट्स के अकाउंट, लायबिलिटीज के अकाउंट, कैपिटल के अकाउंट और इसके साथ साथ प्रॉपर्टीज के अकाउंट जो कि बेसिकली एसेट्स ही होते हैं। इसके अलावा एक और टाइप है जो कि है पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स या तो किसी खास बंदे की या ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट जो होते हैं उनको हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। और एक होते हैं वैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यूएशन अकाउंट से मुराद ये है कि जैसे कि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट्स, ये क्या है? वैल्यूएशन अकाउंट्स हैं। इनकी डिटेल जो है इस वीडियो में होगी, जो मैं डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मैं पेश कर रहा हूँ, आप उसको देख लेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगी। अगर कोई कंफ्यूजन होती है फिर आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो 71st MCQ जो है वो है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स आर रिफर्ड एज, जो है ये कौन से अकाउंट है? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के या इनकम गेन्स लॉसेस के अकाउंट जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। तो राइट आंसर नॉमिनल अकाउंट है। द रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है कि इस रियल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट आ जाते हैं? एसेट्स के, लायबिलिटीज के और कैपिटल के अकाउंट। 73rd MCQ है कि बिल्डिंग अकाउंट इज क्लासिफाइड एज डैश अकाउंट। तो बिल्डिंग का अकाउंट जो है वो, बिल्डिंग क्या होती है? एसेट होती है। तो एसेट के अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट्स हैं। ठीक हो गया? जैसे कि इधर लिखा हुआ है कि द रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स में बिल्डिंग भी आती है, तो बिल्डिंग जो है वो क्या है? रियल अकाउंट है। ऑफिस इक्विपमेंट क्या है? 74th MCQ है हमारे पास, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट इज क्लासिफाइड एज, इट इज ऑल्सो अ रियल अकाउंट। ये भी रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट भी एसेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट आर क्लोज? अकाउंट्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। तो कौन से अकाउंट्स क्लोज होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स। इनकम, एक्सपेंसेस, गेन्स और लॉसेस के अकाउंट होते हैं नॉमिनल अकाउंट। इनकम, एक्सपेंसेस, गेन्स और लॉसेस एंड लॉसेस, इनको हम इनकम समरी के अकाउंट में इसकी क्लोजिंग एंट्री करते हैं और इनको खत्म कर देते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट जो है, नॉमिनल अकाउंट्स जो हैं वो तमाम के तमाम अकाउंट जो होते हैं वो अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में क्लोज किए जाते हैं। तो राइट आंसर ए राइट आंसर है। ठीक हो गया? अगला MCQ है 76th MCQ है हमारे पास, कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। कैपिटल जो है कारोबार में जो है डिक्रीज होता है इफ देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम। इनकम के इंक्रीज होने से कैपिटल भी इंक्रीज होता है। गेन के इंक्रीज होने से भी कैपिटल इंक्रीज होता है। फ्रेश कैपिटल, कारोबार में ओनर ने मजीद कैपिटल लाया तो इससे भी कैपिटल बढ़ता है। जबकि ड्राइंग्स जो हैं, जब ओनर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा या इन्वेंट्री या कोई एसेट लेकर जाता है तो उसको ड्राइंग कहते हैं, और वो ड्राइंग जो है वो आपकी कैपिटल को या ओनर की कैपिटल को कम करती है। तो राइट आंसर क्या है? ड्राइंग्स। जो कि ड्राइंग्स जो है कि इंक्रीज होने से कैपिटल डिक्रीज होता है। 77th MCQ है हमारे पास कि इफ द टोटल लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस डिक्रीज बाय 5000, अगर लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस जो है डिक्रीज होती हैं, कम होती हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टोटल एसेट, कि इसका इफेक्ट क्या होगा टोटल एसेट्स पर। लेकिन इसमें ये चीज है कि आपने एज्यूम करना है कि कैपिटल रिमेन्स द सेम, कि कैपिटल पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो आपकी लायबिलिटी जब कम होती है, तो फॉर एग्जांपल अकाउंट पेबल एक लायबिलिटी है या लोन है लायबिलिटी, तो वो जब कम होती है तो इसका मतलब ये है आपने अदा किए पैसा, कैश अदा किए, तो इसका मतलब यह क्या हो गया कि कैश जो है एक एसेट है और एसेट जो है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप लायबिलिटी को अदा कर रहे हैं। तो लायबिलिटी को जब अदा करते हैं तो लायबिलिटी कम होती है और दूसरी तरफ क्या हो गया? एसेट भी कम होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि आप लायबिलिटीज को एसेट से अदा कर रहे हो, कैपिटल से नहीं अदा कर रहे। कैपिटल से अगर अदा कर रहे होते तो कैपिटल कम होता, लेकिन इधर हमें एजम्पशन दी हुई है कि आपका कैपिटल रिमेन्स द सेम। तो डिक्रीज बाय 5000, एसेट भी डिक्रीज होगा 5000 से अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होती हैं 5000। ठीक हो गया? तो ये राइट आंसर है कि डिक्रीज बाय 5000। क्यों? क्योंकि आप जो है लायबिलिटीज को एसेट से अदा कर रहे हो।
तो जब एसेट से अदा कर रहे हो तो एसेट्स भी आपकी कम हो रहे हैं उसी अमाउंट से जितनी अमाउंट से लाइबिलिटी कम हो रही है। 78th MCQ है हमारे पास, नेट इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस के रेवेन्यू से एक्सपेंसेस तमाम की तमाम माइनस करें तो हमारे पास नेट इनकम आती है। फिर है 79th MCQ है, कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल विल इंक्रीज एट एसेट्स एंड डिक्रीज एसेट्स। इसका मतलब क्या हो गया, कलेक्शन जब हम करते हैं अकाउंट रिसीवेबल से, हमारे कर्जदारों से हमने कलेक्शन की तो एक तरफ एसेट बढ़ रहा है। कौन सा एसेट बढ़ रहा है, कैश, कि कैश हम कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों से ले रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है। तो एक एसेट में इजाफा हो रहा है, दूसरे एसेट में कमी हो रही है। कौन से एसेट में इजाफा हो रहा है, कैश एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ अकाउंट रिसीवेबल, फॉर एग्जाम्पल हम पहले लिख रहे थे कि हमारे इतने कर्जदार हैं, लेकिन अभी एक कर्जदार ने पैसा वापस दे दिया तो हम उसका नाम काट देंगे अपनी किताबों में से, मतलब हम अकाउंट रिसीवेबल को कम कर देंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है और कैश भी एसेट है, एक में इजाफा दूसरे में कमी हो रही है। तो ये क्या है, इंक्रीज एसेट एंड डिक्रीज एसेट, एक एसेट में इजाफा दूसरे एसेट में कमी। 80th MCQ है हमारे पास, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस विल डैश द एसेट। नॉर्मल सी बात है कि जब भी हम एक्सपेंसेस की रकम अदा करते हैं तो हमारे एसेट्स कम होते हैं, कैश से अदा कर रहे हैं तो पेमेंट ऑफ एसेट विल डिक्रीज द एसेट या रिड्यूस द एसेट। ठीक हो गया, रिड्यूस द एसेट। 81st MCQ है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज डन इन, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज डन 2 times a year, once a year, frequently during the accounting period, at the end of an accounting period। तो इसमें राइट आंसर क्या है कि हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है, मैंने इस पर एक वीडियो की है जिसमें जर्नल एंट्रीज को मैंने रिकॉर्ड किया है और उसमें मैंने जर्नल की डेफिनेशन भी की है। तो वो वीडियो भी आप देख लें ताकि आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि जर्नल किस तरह बनता है। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। दूसरी बात यह है कि जर्नल जो बुक है वो क्रोनोलॉजिकल बुक होती है, इसमें सीक्वेंशियली डेट वाइज जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है फ्रीक्वेंटली। फॉर एग्जांपल जनवरी 1 को एक ट्रांजैक्शन हुआ तो हमने उसी टाइम रिकॉर्ड कर दिया। इसी तरह जनवरी 2 को, जनवरी 3 को, 4 को, 5 को, जो डेट पर ट्रांजैक्शन होते जा रहे हैं हम उनको रिकॉर्ड करते जाते हैं। ठीक हो गया। तो फ्रीक्वेंटली ये अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो है रिकॉर्डिंग चलती रहती है, क्योंकि कारोबार में मुख्तलिफ किस्म की इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के ट्रांजैक्शन ज़कर होते हैं, तो उनको रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। 82 MCQs, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन डिफरेंट जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। कि जर्नलाइजिंग क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट जर्नल्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जिस तरह पोस्टिंग जो है वो जब जर्नल से लेजर अकाउंट बनाते हैं उसको हम पोस्टिंग कहते हैं, और जब जर्नल एंट्रीज हम करते हैं उसको हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। ठीक हो गया। डिस्काउंट अलाउड इज अ काइंड ऑफ डिडक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। के अकाउंट रिसीवेबल जो हमारे कर्जदार हैं उनको हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं ना, इनकरेज किया जाए प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए या अपना लॉयल कस्टमर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड किसको किया जाता है, कस्टमर्स को जो कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल है। कैश अकाउंट और ये दूसरी ऑप्शन जो हैं वो क्लियरली गलत ऑप्शन है। 84th MCQ है हमारे पास, अ जर्नल एंट्री इन विच 2 or more अकाउंट्स इज डेबिटेड और क्रेडिटेड इज रेफर टू एज कंपाउंड एंट्री। जैसे कि देखें, अगर सिंपल एंट्री हो ना तो कैश अकाउंट डेबिट होता है एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये सिंपल एंट्री है। ठीक हो गया। लेकिन अगर कोई एंट्री ऐसी हो जिसमें कैश, फॉर एग्जांपल हमने कोई रकम कुछ चीजें बेची हैं, कुछ कैश पर बेची हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कुछ कर्जे पर बेची हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और सेल्स क्रेडिट। तो इसमें 2 अकाउंट्स डेबिट हुए हैं और एक अकाउंट क्रेडिट हुआ है जो कि सेल्स का है। ठीक, तो ये क्या, ये कौन सी एंट्री है, ये कंपोजिट एंट्री है। कंपाउंड या कंपोजिट एंट्री का मतलब ये है कि इसमें एक से ज्यादा या तो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। ठीक हो गया।
अगर सिंपल हम कैश पर सेल करते तो कैश अकाउंट डेबिट होता और सेल अकाउंट क्रेडिट होता। तो ये कौन सी एंट्री कहलाती है? ये सिंपल एंट्री कहलाती है। 85वां MCQ है हमारे पास, द टर्म 210 net 30 implies that -% discount will be given if the payment is made within -days or full amount is receivable within 30 days। 210 net 30 का मतलब ये होता है कि 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 दिन के अंदर अंदर वो रकम अदा कर दी गई, और अगर 11वें दिन या 30वें दिन तक रकम अदा की गई तो पूरी की पूरी रकम अदा की जाएगी। 10 दिन तक आपके पास ये बेनिफिट रहेगा कि आपको 10 दिन के अंदर आपने रकम अगर अदा कर दी तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आपने 10वें दिन तक रकम अदा नहीं की, पेमेंट आपने अदा नहीं की, तो आपको क्या करना होगा? आपको 11वें दिन से लेकर अगर 30वें दिन तक जो रकम अदा करोगे वो पूरी अदा करोगे, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये 210 net 30 2% डिस्काउंट विल बी गिवन if the payment is made within 10 days or full amount is receivable within 30 days। ठीक हो गया? तो ये पहली ऑप्शन ठीक है, 2% डिस्काउंट if the amount is paid in 10 days। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है कि देखें आप एक्सपेंस की डेफिनेशन भी इसी तरह करते हैं कि तमाम वो पेमेंट्स या रिडक्शन इन एसेट्स जो आप इसलिए करते हो ताकि आप रेवेन्यूज को जनरेट कर सको। तो डिस्काउंट हम किस लिए देते हैं? ताकि हम कस्टमर्स को मोटिवेट कर सकें कि वो हमसे जो है चीज़ें लें या जो है वो अपनी पेमेंट्स वक्त पर अदा करें। तो रेवेन्यूज को जनरेट इनडायरेक्टली ये भी कर रहे हैं। 87वां MCQ है, द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम। तो डेट कॉलम होता है, डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर कॉलम होता है, अमाउंट कॉलम होता है, सिर्फ और सिर्फ डेबिट या क्रेडिट में अमाउंट्स लिखी जाती हैं, और एसेट्स का कॉलम नहीं होता। ठीक हो गया? तो इसलिए एसेट्स कॉलम जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मेट ऑफ जर्नल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 88th MCQ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डेटा इज इंटर्ड इन जर्नल। तो किस तरीके से हम जर्नल में जो डेटा इंटर करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह है जर्नल की, कि जर्नल इज अ बुक ऑफ एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर, के सीक्वेंशियल तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है इसमें। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज द राइट आंसर। 89th MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स टू बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि इन्वेंट्रीज जो होती हैं वो LCM के बेसिस पर बैलेंस शीट में आती हैं। LCM से क्या मुराद है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट, कि आप इसकी कॉस्ट देखो जितने की आपको पड़ी है वो भी मालूम कर लें और मार्केट वैल्यू भी मालूम कर लें। तो जो कम आएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉस्ट हमें जो पड़ी थी वो है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज की इन्वेंट्री पड़ी है और मार्केट में उसकी वैल्यू जो है वो 80 है, तो हम कौन सी वैल्यू बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की लिखेंगे? तो वो 80 वाली लिखेंगे जिसको हम मार्केट वैल्यू कह रहे हैं। और अगर फॉर एग्जांपल इसके बरक्स उल्टा हो गया कि हमारे पास जो कॉस्ट है वो 100 है और मार्केट वैल्यू इसकी 120 है, तो हम कॉस्ट लिखेंगे इन्वेंट्री की इन द बैलेंस शीट। तो ये इन्वेंट्री का रिपोर्टिंग का मेथड है कि इसमें हम LCM बेसिस पर इन्वेंट्री को रिपोर्ट करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट। 90th MCQ है हमारे पास, परचेज जर्नल इज केप्ट टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, कि तमाम के तमाम जो भी क्रेडिट पर परचेजेस किए जाते हैं, इन्वेंट्रीज को परचेजेस किया जाता है, उसको हम परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट, कैश बुक रिकॉर्ड्स। कैश बुक रिकॉर्ड करती है ओनली कैश सेल्स, ऑल टाइप्स ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ओनली रेवेन्यू रिसीट्स, ओनली कैपिटल रिसीट्स। तो कैश बुक जो होती है वो उसमें डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है, और ये डेबिट साइड पर ऑल दी रिसीट्स, मतलब जितनी जो हमें वसूलियां हुई हैं वो सारी की सारी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होती हैं, और पेमेंट्स जो हैं वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होती हैं। तो तमाम की तमाम
कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो जो है ठीक आंसर है इसका। ओनली कैश सेल्स ये ठीक नहीं है। ओनली रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स से मुराद है कि हमें जो पैसा वसूल हुआ इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में या बिजनेस ऑपरेशंस में जो हमें पैसा वसूल होता है वो जो है जैसे कि सेल्स है फॉर एग्जांपल, ये रेवेन्यू रिसीट्स है कि सेल्स कैश सेल्स की हमने तो हमें पैसा मिला। तो ये रेवेन्यू रिसीट्स जो होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ नहीं होती बल्कि तमाम कैश रिसीट्स होती हैं। और दूसरी तरफ कैपिटल रिसीट्स, वो रिसीट्स जो हमें फॉर एग्जांपल कोई हमने एसेट बेच दिया, तो एसेट बेचा तो हमें जो पैसा मिलेगा उसको हम कैपिटल रिसीट कहते हैं। या इसके अलावा हमारे पास जो कारोबार का ओनर है वो कंट्रीब्यूट करता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है इन द बिजनेस, तो उसको भी हम कैपिटल रिसीट कहते हैं। तो ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये ठीक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऑल टाइप ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स जो हैं वो ठीक है। इसमें हम सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स या कैपिटल रिसीट्स या कैश सेल्स नहीं लिखते बल्कि तमाम की तमाम रिसीट्स और तमाम की तमाम पेमेंट्स, उसमें रेवेन्यू रिसीट्स भी आ जाती हैं, कैपिटल रिसीट्स भी आ जाती हैं, कैश सेल्स भी आ जाती है, और इसके अलावा और कोई रिसीट्स हों तो वो भी आ जाएंगी और पेमेंट्स हों तो वो भी आ जाएंगी। ठीक हो गया। 92nd MCQ है हमारे पास, इन अ 3 कॉलम कैश बुक डैश डज नॉट एग्जिस्ट। 3 कॉलम कैश बुक कौन सी होती है? 3 कॉलम कैश बुक में हमारे पास 3 कॉलम्स होते हैं। एक होता है बैंक का अकाउंट, एक होता है कैश का अकाउंट और एक होता है डिस्काउंट का अकाउंट। डेबिट साइड ऑफ द डिस्काउंट अकाउंट जो होता है वो उसको हम डिस्काउंट अलाउड कहते हैं, और क्रेडिट साइड पे जो अकाउंट होता है उसको हम कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इधर जो है हमारे पास सही ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन कि पिटी कैश कॉलम। पिटी कैश कॉलम हमारे पास 3 कॉलम कैश बुक में नहीं होता। ये तीनों कॉलम्स होते हैं, कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है और डिस्काउंट कॉलम होता है, लेकिन पिटी कैश कॉलम नहीं होता। पिटी कैश एक बुक होती है जिसमें छोटे मोटे खर्चे लिखे जाते हैं। तो इधर राइट आंसर क्या है हमारे पास? पिटी कैश कॉलम। इट डजंट एग्जिस्ट इन द 3 कॉलम कैश बुक। 93rd MCQ है हमारे पास, विच ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कि इनमें से कौन से ट्रांजेक्शंस हैं जो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड होंगे? हमारे पास ऑप्शन है ए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश की कलेक्शन हुई है कर्जदारों से या अकाउंट रिसीवेबल से। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश रकम अदा की है क्रेडिटर्स को या अकाउंट पेबल्स को। ये दोनों ट्रांजेक्शंस हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं कैश बुक में, एक कैश के रिसीट साइड पे, डेबिट साइड पे, और एक कैश पेमेंट साइड जो कि क्रेडिट। सैलरी रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब यह है कि हमने सैलरीज एक्सपेंस कर लिया लेकिन अभी तक सैलरीज की रकम अदा नहीं की, तो ये क्या है? अक्रूड सैलरी जिसको कहते हैं। अक्रूड सैलरी के मतलब कि आपने एक एक्सपेंस कर लिया लेकिन अभी तक रकम अदा नहीं की, तो ये तो रकम अदा ही नहीं की, कैश पेमेंट हुई ही नहीं, तो इसकी ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश बुक में आ ही नहीं सकता, क्योंकि कैश बुक में रिसीट्स एंड पेमेंट्स आती हैं जबकि इधर पेमेंट हुई ही नहीं है, तो ये वाला ट्रांजैक्शन है। कैश डिपॉजिट विद द बैंक, कैश डिपॉजिट जो करते हैं बैंक में, तो वो भी कैश बुक में आता है। तो राइट आंसर हमारे पास सी है जो कि सैलरीज रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग है। 94th MCQ है हमारे पास, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पिटी कैश बुक इज एन एसेट। पिटी कैश में बुक में क्या होता है कि एक अकाउंटेंट को हम दे देते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल इतना बैलेंस 3000 रुपए दे देते हैं कि आप छोटे मोटे खर्चे जो हैं वो आप चलाएं। उसने पूरा मंथ या जितना भी टाइम लगा उस पैसे उसको लगाया, एक्सपेंसेस की उस पैसों में से, और आखिर में उसके पास कुछ बैलेंस बच गया फॉर एग्जांपल 500 का, तो 500 का जो बैलेंस बचा वो हमारा एसेट होगा क्योंकि हमारे अभी पैसे ये नहीं लगे, तो इसलिए ये
राइट आंसर इधर क्या है, एसेट इज एन एसेट। 95th MCQ है हमारे पास, विच कॉलम ऑफ अ कैश बुक विल नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस, कि कौन से कॉलम में, जो कि 3 कॉलम हमने पढ़े हैं, कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है और डिस्काउंट कॉलम होता है कैश बुक में। तो इन तीनों में से कौन सा कॉलम जो है उसका क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। तो क्रेडिट बैलेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैश कॉलम का नहीं होता। ठीक हो गया। बैंक कॉलम का क्यों होता है कि फॉर एग्जांपल बैंक में हमने जितना पैसा रखवाया हमने उससे ज्यादा निकाल लिया, हम निकाल सकते हैं, इसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है। जबकि डिस्काउंट कॉलम जो है फॉर एग्जांपल डेबिट साइड पे डिस्काउंट कॉलम है और क्रेडिट साइड पे भी डिस्काउंट कॉलम है। तो डेबिट साइड का जो डिस्काउंट कॉलम है उसको हम डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड फॉर एग्जांपल हमने कस्टमर्स को डिस्काउंट अलाउ किया 500 का, और जो हमें सप्लायर्स ने दिया वो हमें दिया फॉर एग्जांपल 800 का। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है डिस्काउंट के कॉलम का ज्यादा है, इसलिए क्रेडिट साइड का बैलेंस हो सकता है डिस्काउंट के कॉलम में। जबकि कैश कॉलम में क्रेडिट साइड ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे सेफ में या हमारे पास जो लॉकर है उसमें जितने पैसे पड़े हैं फॉर एग्जांपल 5000 के और उसमें से हमने खर्चा कर दिया 6000 का, ऐसा नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या है, कैश कॉलम का कभी भी बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड का नहीं होता। 96 MCQ है हमारे पास, Which of these document is not required for bank reconciliation? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो हमें नहीं रिक्वायर्ड होता। तो सबसे पहली ऑप्शन है बैंक कॉलम ऑफ अ कैश बुक, ये रिक्वायर्ड होता है। इसको हम कंपनीज लेजर अकाउंट भी कहते हैं, या हम कहते हैं कि कंपनीज बैलेंस एज पर कैश बुक, कि कंपनी का जो बैलेंस है कि हमने बैंक में कितना पैसा रखवाया, डिपॉजिट कितना किया और जो है विथड्रॉ कितना किया, वो जो रिकॉर्ड है वो कंपनीज का बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में ये डिटेल होती है। बैंक पासबुक जिसको हम बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं, दोनों सेम ही चीजें, और ये रिक्वायर्ड होती है कि बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड होती है और कैश कॉलम और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक भी रिक्वायर्ड होती है। ट्रायल बैलेंस हमें रिक्वायर्ड नहीं होता बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो राइट आंसर क्या है, डी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। 97th MCQ है हमारे पास, डिफरेंस इन द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ, ये जो डिफरेंस आता है पासबुक के बैलेंस में और कैश बुक के बैलेंस में वो किन रीजंस की वजह से आता है। तो वो रीजन जो है हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की वीडियो में भी डिटेल में पढ़े थे, आप उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस वीडियो को आप जब देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पासबुक में और कैश बुक में जो डिफरेंस आ रहा है वो किन रीजंस की वजह से आ रहा है। जो मेन रीजंस हैं वो 4 रीजंस हैं, जो कि मैंने, जिसमें पहला है प्रोसेस, डिपॉजिट इन प्रोसेस, कि आपने तो बैंक में पैसा रखवा दिया लेकिन बैंक वालों ने अभी इस पे प्रोसेस नहीं किया या प्रोसेस चल रहा है। दूसरा है आउटस्टैंडिंग चेक्स, कि आपने अपने सप्लायर को चेक लिख के दे दिया लेकिन बैंक ने, वो सप्लायर अभी तक बैंक नहीं गया और कैश नहीं करवाया। और है डेबिट मेमो और क्रेडिट मेमो। डेबिट मेमो से मुराद सर्विस चार्जेस डायरेक्टली जो है बैंक ने काट ली आपके अकाउंट से, आपको नहीं पता था, या और कोई बैंक के आपके बैंक अकाउंट से कुछ कटौती हो गई लेकिन आपको उसके बारे में इल्म नहीं था। जबकि क्रेडिट मेमो क्या है कि डायरेक्टली आपके अकाउंट में इंटर किए गए हैं या क्रेडिट किया गया है बैलेंस, जिसको हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट कोई कमाया, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई थी आपने, आप बैंक वालों ने आपके अकाउंट में वो डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया, आपको इल्म नहीं था इसका। तो ये 4 रीजंस हैं। इन 4 रीजंस की वजह से बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक जो है उसमें डिफरेंस होता है। तो इधर ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ए ऑप्शन है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये वही आउटस्टैंडिंग चेक्स की बात कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे पास बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक में डिफरेंस आता है, ये ठीक है। दूसरा क्या है चेक इश्यूड बट डिसऑनर्ड, कि आपने तो चेक इश्यू किया लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया, तो इसकी वजह से भी कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस आएगा। इसको हम कहते हैं NSF,
नॉन सफिशिएंट फंड, ये हमारे पास डेबिट मेमो में आता है। जबकि सी ऑप्शन जो है हमारे पास है चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक। डिपॉजिट करवाया चेक और वो क्रेडिट कर दिया हमारे अकाउंट में, मतलब हम डिपॉजिट इन प्रोसेस नहीं है, उसने कर दी है, बैंक वालों ने कर दी है, प्रोसेसिंग हो गई है। तो ये जो है ये काम हो गया, इस वजह से इसकी वजह से डिफरेंस नहीं आ रहा। तो ये दो ऑप्शन जो हैं ये ठीक ऑप्शन हैं। ठीक हो गया, बोथ ए एंड बी। 98th MCQ है हमारे पास, द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। क्यों प्रिपेयर की जाती है, मैं राइट आंसर पढ़ लेता हूँ। टू ब्रिंग आउट द रीजंस फॉर द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर पास बैंक बुक या पासबुक। तो ये इसलिए बनाई जाती है ताकि रीजंस मालूम किए जाएं या रीजंस को वाज़ेह किया जाए कि जो कैश बुक है उसमें जो बैलेंस है उसमें और बैंक बुक के बैलेंस में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो जो रीजंस हैं वो हमें पता चल जाते हैं। ठीक हो गया। ये जो ऑप्शन है वो है रेक्टिफाई द मिस्टेक। नहीं, ये रेक्टिफाई नहीं करता, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई नहीं किया जाता। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में रीजंस को वाज़ेह किया जाता है, रीजंस को सामने लाया जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है। टू अराइव एट द बैंक बैलेंस नहीं, टू अराइव एट द कैश बैलेंस नहीं, ये दोनों पहले से दिए गए होते हैं कि कैश बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक बुक जो है दिए गए होते हैं। तो राइट आंसर इधर या मोस्ट सूटेबल आंसर कौन सा है, टू ब्रिंग आउट द रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर बैंक बुक। ठीक हो गया। 99th MCQ है हमारे पास, बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के फायदे क्या हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने के। तो सबसे पहला है इट ब्रिंग्स आउट एनी एरर कमिटेड इन प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक बैंक पासबुक। तो ये क्या करती है कि जो गलतियां हुई हैं प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक में या पासबुक में उसको वाज़ेह कर लेती है, उसको सामने ले आती है। तो सही है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वाज़ेह कर देती है, ब्रिंग आउट करती है ये एरर्स। फिर है हाईलाइट अंडर डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ये डिलेज को भी हाईलाइट कर देती है कि आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया था फॉर एग्जांपल 21 जनवरी को और वो अभी तक डिपॉजिट बैंक वालों ने नहीं किया, तो डिले हुआ है तो उसको हाईलाइट हो जाता है कि हाँ ये चेक्स जो है हमने डिपॉजिट तो करवाए थे लेकिन अभी तक बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में ये क्रेडिट नहीं किए। सी ऑप्शन है हेल्प्स नो एक्चुअल बैंक बैलेंस। बिल्कुल ठीक हो गया कि एक्चुअली बैंक बैलेंस जो है वो कितना होना चाहिए। देखें बाज जगह पे बैंक वाले के पास कम इन्फॉर्मेशन होती है, बाज जगहों पे कैश बुक में कम इन्फॉर्मेशन होती है, जो कैश रिकॉर्ड प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनके पास कम इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि बैंक के पास कब इन्फॉर्मेशन कम होगी, जब आपने चेक इश्यू किया लेकिन जो सप्लायर है उसने आपका चेक अभी तक बैंक वालों को नहीं दिखाया, तो बैंक के पास इन्फॉर्मेशन कम है। इसी तरह डिपॉजिट करवाया लेकिन अभी तक डिपॉजिट इन प्रोसेस है, अभी तक बैंक वालों ने ये अकाउंट में डाला ही नहीं, तो प्रोसेस चल रहा है, तो इधर इन्फॉर्मेशन बैंक के पास कम होती है। जबकि कैश बुक प्रिपेयर करने वालों के पास कब इन्फॉर्मेशन कम होती है, जब डेबिट मेमो होता है या क्रेडिट मेमो होता है। तो इस वजह से हमारे पास बाज़ औक़ात जो है एक्चुअल बैलेंस बैंक बैलेंस जो है वो कितना होना चाहिए वो हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के बाद में पता चल जाता है। तो ऑल द थ्री जो है वो राइट आंसर है कि ऑल ऑफ द अबव जो ऑप्शंस हैं वो ठीक है। ठीक हो गया। 100 MCQ हमारे पास डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक पासबुक में जो डेबिट बैलेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। क्यों, आप जो है बैंक की नज़र से देखें कि बैंक का जो डेबिट साइड होता है इसमें बैंक के एसेट्स आएंगे या एक्सपेंसेस आएंगे, जबकि राइट हैंड क्रेडिट साइड में बैंक की लायबिलिटीज आएंगी या कैपिटल वगैरह। बैंक जो बुक्स बना रहा है उसमें पासबुक जो है उसमें वो डेबिट साइड पर अपने एसेट्स लिखेगा। फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ तो बैंक ये लिखेगा कि इस बंदे ने मुझे पैसा देना है, मतलब हम फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंट बैंक में है तो
हम बैंक के कर्जदार हो गए, अकाउंट रिसीवेबल हो गए बैंक ओवरड्राफ्ट करके, तो तब वो क्या कर रहा है, डेबिट साइड पे लिख रहा है। और जब क्रेडिट साइड पे लिखता है तो वो लिखता है कि ये फॉर एग्जांपल सरप्लस कैश हो, फॉर एग्जांपल, या हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा हो, तो ये बैंक के ऊपर लायबिलिटी है कि वो रकम उसकी नहीं है, वो उसने अदा करनी है। तो इधर इजीली अंडरस्टैंड करने की बात यह है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो बैंक का तो एसेट है ना, कि बैंक वालों ने हमसे ये पैसा लेना है वापस। हमें ये फैसिलिटी दी हुई है कि आप अपने अकाउंट्स में जितना डिपॉजिट है उससे ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। तो हमने जब निकाला तो हम बैंक के अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए, तो बैंक वालों को ये पैसा देना है, इसलिए बैंक ने ये अपने एसेट साइड पर लिख लिया। जबकि क्रेडिट साइड पे बैंक की लायबिलिटीज आ जाती हैं। तो अगर हमारा बैंक अकाउंट साइड क्रेडिट साइड पे होगा ऑफ द पासबुक, तो इसका मतलब ये है कि बैंक वालों ने हमें ये पैसा देना है। तो राइट आंसर क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये थी पास 101 जो कि है फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन एज पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज, एसेट्स, इक्विटी, नन ऑफ दिस। तो बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम किसका पार्ट शो करते हैं? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने एडवांस में पेमेंट्स कर दी होती हैं। ये इन पेमेंट से अभी तक हमने सर्विसेज नहीं रिसीव की या हमने कोई चीज रिसीव नहीं की, तो ये पेमेंट इन एडवांस है। इससे हमने अभी तक इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हासिल किया, तो हम इससे इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो फ्यूचर में हासिल करेंगे। इसलिए ये जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं ये एसेट्स होते हैं। ठीक हो गया। तो फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट प्रीपेड एक्सपेंसेस या जिसको हम प्रीपेड एसेट्स कहते हैं वो हमारे एसेट साइड पर आते हैं और ये पार्ट ऑफ एसेट होते हैं। 102 एमसीक्यू है हमारे पास, अनपेड एंड अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस आर कॉल्ड। तो वो एक्सपेंसेस जो ना तो हमने पे किए हैं और ना हमने रिकॉर्ड किए हैं उनको हम कहते हैं अक्रूड एक्सपेंसेस। अक्रूड एक्सपेंसेस से मुराद क्या होता है? वो एक्सपेंसेस जो ना तो रिकॉर्ड हुए हैं और ना ही उनकी अदायगी हुई है। फॉर एग्जांपल अक्रूड सैलरीज हैं, तो अक्रूड सैलरीज से मुराद क्या है? ये वो सैलरीज हैं जो ना हमने बुक्स में लिखी हैं और ना ही अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये अदा की हैं। तो ना तो रिकॉर्ड हुई है और ना ही पेमेंट हुई है। इस तरह फॉर एग्जांपल अक्रूड रेंट हो गया। इनको रिकॉर्ड करने के लिए हम एक एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं जिसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, जिसमें हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल सैलरीज हमने एक्सपेंस इनकर कर लिया, अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया और पेमेंट भी नहीं हुई, तो उसके लिए एंट्री क्या होती है? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट। एडजस्टिंग एंट्रीज के ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो की है, तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, आप उसको देख लें, आपको मजीद आसानी हो जाएगी समझने में। तो हम चलते हैं अगले हमारे एमसीक्यू की तरफ। 103 एमसीक्यू है हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म ऑफ द बिजनेस एक्सेप्ट। सही आंसर जो है रिटेलर। कि फॉर्म ऑफ बिजनेस हमारे पास 3 हैं, जो कि है प्रोप्राइटरशिप, जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, जो कि एक बंदा कारोबार करता है। पार्टनरशिप, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा बंदे आपस में मिलकर कारोबार करते हैं। और कॉरपोरेशन की जो है अलग हैसियत होती है इन द आइज ऑफ लॉ, ये सेपरेट एंटिटी होती है अपार्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस भी कहते हैं इसको। लेकिन इनके तीनों के अलावा प्रोप्राइटरशिप, कॉरपोरेशन और पार्टनरशिप के अलावा हमारे पास कोई और फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं होती। इसलिए ये जो रिटेलर है ये इट इज अ नॉट फॉर्म ऑफ द बिजनेस। ठीक हो गया। हमारे पास 104 एमसीक्यू है, नेट इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल्स टू। नेट इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब हम प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है। जैसे कि देखें, ग्रॉस जीपी से माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करते हैं ओपएक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारे पास क्या आता है? नेट इनकम। अभी लेट्स से कि हम नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर उधर चला जाएगा, इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा, तो ये प्लस साइन हो जाएगा, नेट इनकम प्लस ओपेक्स, तो हमारे पास ये इधर से हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमारे पास राइट आंसर है। ठीक हो गया। तो हम अगली एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट। 105 बैलेंस शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एज ऑन स्पेसिफिक डेट।
ये जो है बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो किसी खास दिन पर होती है, जैसे कि दिसंबर 31, 2019 को बिजनेस के इतने एसेट्स थे, लाइबिलिटीज उसकी इतनी थी और ओनर्स इक्विटी इतनी की थी। तो ये क्या होती है, एक खास दिन पर आपको ये फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बताती है बैलेंस शीट, इसलिए इसको कहते हैं लिखा भी होता है एज ऑन दिसंबर 31, 2019 या 2018। इसमें क्या हो गया, हमारे पास राइट आंसर के बैलेंस शीट किसी खास दिन पर बनाई जाती है। फिर 106 MCQ है हमारे पास, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर आर रिफर टू एज एसेट्स। ये एसेट्स की डेफिनेशन है कि एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच will give benefit in the future, which will give economic benefit in the future। तो ये क्या हो गई, ये क्या है, एसेट की डेफिनेशन है कि एसेट्स वो तमाम रिसोर्सेज होते हैं जो कारोबार को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। इसके ऊपर भी एक प्रीवियस वीडियो हम कर चुके हैं एसेट्स और उसकी टाइप्स के ऊपर, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख लें। 107 MCQ है हमारे पास, प्राइम कॉस्ट इक्वल टू, ये कॉस्ट अकाउंटिंग से लिया गया MCQ। तो प्राइम कॉस्ट हमारे पास क्या होती है, तमाम की तमाम डायरेक्ट कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर एंड अदर डायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। ठीक हो गया, तो ये डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर हमारे पास इधर ऑप्शन में है, तो ये किसके बराबर होता है, प्राइम कॉस्ट के बराबर होता है। लेकिन प्राइम कॉस्ट को अगर हम प्रॉपर्ली डिफाइन करें तो तमाम वो कॉस्ट जो डायरेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट कहते हैं। हम 108 MCQ पर जाएंगे, उसमें लिखा है कि कन्वर्जन कॉस्ट इक्वल्स टू डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, के डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट इसमें से हट जाती है, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की मदद से जो है रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिनिश गुड्स में, इसलिए इसमें हमारे पास डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू कन्वर्जन कॉस्ट, ये इसका फॉर्मूला है। कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। 109 MCQ हमारे पास, करंट रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज, करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास करंट एसेट्स हैं 200 के और करंट लायबिलिटीज हैं हमारे पास 100 की, तो हमारे पास जो रेशो आएगा 2:1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 1 रुपए की लायबिलिटी को अदा करने के लिए आपके पास 2 रुपए के एसेट्स मौजूद हैं। 100 रुपीज की लायबिलिटी को अदा करने के लिए आपके पास 200 रुपीज के एसेट्स मौजूद हैं। तो इस करंट रेशियो से क्या करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। 110 MCQ है हमारे पास, द सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन, इधर रिकॉर्डेड इन होगा, द सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन, तो किस जगह पे रिकॉर्ड होंगे, सेल्स जर्नल में, क्योंकि ये सेल्स हो रही है, नहीं ये गलत है। सेल्स जर्नल में हमारे पास हम जब इन्वेंट्री को बेचते हैं वो आती है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री किस लिए खरीदी गई है, ताकि हम उसको आगे जाकर बेच सकें। लेकिन जो बिजनेस के एसेट्स होते हैं जैसे कि फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गई, वो बेचने की नीयत से नहीं खरीदे जाते या वो बेचने की इंटेंशन से नहीं खरीदे जाते, तो इनको जब हम सेल करते हैं तो इसको हम जनरल में या जनरल जर्नल में, या बाज़ जगह पे हमारे पास जनरल जर्नल आता है, तो इस जर्नल में हमारे पास सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड। ठीक हो गया। लेकिन अगर वो इन्वेंट्री है और वो हमने बेचने की नीयत से खरीदी थी, तब जो है हमारे पास ये कहां पे आएगा, सेल्स जर्नल में आएगा। हमारे पास सबसे पहला MCQ है, द नीड फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर in a clear and systematic manner has given rise to the subject of, first option है bookkeeping, second option है accounting, third option है manufacturing और fourth option है none of the above or none of these। तो accounting जो है उसकी ज़रूरत
इसलिए ही पढ़ी है ताकि हमें मालूम हो सके कि हमारी इनकम कितनी है और हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने हुए हैं। और ये जो हमने मालूम करना है, ये हमने एक सिस्टमैटिक तरीके से मालूम करना है। जैसे कि हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन ऑर्डर टू गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकर्स। तो ये क्या है, हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, क्लासिफाई भी कर रहे हैं, समराइज भी कर रहे हैं, इंटरप्रेट भी कर रहे हैं। तो ये हम सारा का सारा जो प्रोसेस है एक तरतीब से कर रहे हैं। और ये किस लिए किया जा रहा है, ताकि हमें मालूम हो सके कि कारोबार की आमदन कितनी हुई है और एक्सपेंडिचर्स उसके कितने हैं कारोबार के। अकाउंटिंग की डेफिनेशन पर मैं पहले भी एक वीडियो कर चुका हूं, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसको भी देख लें तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अकाउंटिंग होती क्या है। फिर इसी डेफिनेशन को समझकर आप जो है ना इस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। अकाउंटिंग की जरूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि हम मालूम कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस के आमदन कितनी हुई है और खर्चे उसकी कितनी। अब इधर राइट आंसर बुक कीपिंग इसलिए नहीं है कि बुक कीपिंग में सिर्फ और सिर्फ हम मेंटेन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं सिर्फ, जबकि अकाउंटिंग में हम पूरा ये प्रोसेस करते हैं जिसमें रिकॉर्डिंग से लेकर इंटरप्रिटेशन तक होता है। ठीक हो गया। तो 112th एमसीक्यू है हमारे पास, इफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट केप्ट इन अ बिजनेस। अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम कारोबार में नहीं रखते, देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, फिर क्या होगा कि हमारे पास जो प्रॉफिट की अमाउंट होगी कैन नॉट बी असर्टेन्ड, कि हमारे पास जो प्रॉफिट की अमाउंट होगी वो उसका हम पता नहीं लगा सकते। तो ये क्या है, कैन नॉट बी असर्टेन जो है इसका राइट आंसर है कि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे तब हम कारोबार का जितना मुनाफा हुआ है उसको हम पता नहीं लगा सकते। तो इसका राइट आंसर ए है, कैन बी असर्टेन, इजीली असर्टेन, नन ऑफ दीज, ये सारे के सारे गलत आंसर है। ठीक हो गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने से ही आप जो है प्रॉफिट का पता लगा सकते हैं। अगर आपने नहीं रखे, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया, तब क्या होगा, हमारे पास वी कैन नॉट असर्टेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक हो गया। 113 एमसीक्यू है हमारे पास, व्हेन गुड्स आर गिवन अवे एज अ चैरिटी और फ्री सैंपल्स, कि जो हमारे कारोबार के में सामान है, इन्वेंट्री है फॉर एग्जांपल, उसको अगर हम चैरिटी में या फ्री सैंपल्स देते हैं तब जो है परचेज अकाउंट क्या होगा। तो जब हम फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री खरीदते हैं तो हमारे पास एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, कि हमने परचेजेस कर ली तो परचेज को डेबिट कर दिया, एसेट्स में इजाफा हो रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है, और दूसरी तरफ हमसे कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो गया। फॉर एग्जांपल जब हम अब चैरिटी कर रहे हैं या फ्री सैंपल्स दे रहे हैं तो इधर क्या हो रहा है, हमसे वही इन्वेंट्री जो हमने खरीदी है वो जा रही है, तो इसलिए परचेज अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा जब हम गुड्स इन्वेंट्री जो है हम चैरिटी में देंगे या फ्री सैंपल्स देंगे। तो क्रेडिटेड जो है इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। 114th एमसीक्यू है हमारे पास, द डिस्काउंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। जैसे कि हमने नॉमिनल अकाउंट की डेफिनेशन पढ़ी है, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और गेन्स रिकॉर्ड होते हैं और इनकम्स एंड लॉसेस रिकॉर्ड होती है। एक्सपेंसेस, गेन, इनकम रिकॉर्ड। तो डिस्काउंट अकाउंट क्या है हमारा, अगर डिस्काउंट अलाउड है तो ये क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस है, और अगर डिस्काउंट रिसीव है तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम है। तो इसलिए ये क्या हो गया, इनकम भी हो सकता है या एक्सपेंस भी हो सकता है। तो इनकम और एक्सपेंसेस दोनों जो है नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। आप अकाउंट्स की जो टाइप्स हैं जो कि दो किस्म की हैं, ट्रेडिशनल बेसिस पर हमने अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन की थी, और इसके साथ साथ हमने प्रीवियस वीडियो में जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है वो दोनों पढ़ी थी। तो ये जो है इस वीडियो का भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इस वीडियो को भी देख लें जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो इधर हमारे पास राइट आंसर क्या है, हमारे पास राइट आंसर है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स वगैरह आ जाते हैं,
और एसेट्स अकाउंट और लाइबिलिटीज अकाउंट, तो क्लियर है कि एसेट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस होती हैं। तो ये तीनों जो है गलत आंसर है। राइट आंसर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक हो गया। 115th MCQ है हमारे पास। 115th MCQ है हमारे पास, दोज लाइबिलिटीज विच अराइज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट आर कॉल्ड, वो लाइबिलिटीज जो कि किसी खास इवेंट के होने की वजह से अराइज होती हैं, वजूद में आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन का केस चल रहा है, तो हम नोट्स में लिखते हैं कि अगर ये केस हम हार गए तो हमारे ऊपर ये लाइबिलिटी आ सकती है। ठीक हो गया। तो इसको क्या है, ये कंडीशन लग गई ना कि अगर केस हारे तब ये होगा। तो इसलिए मे और मे नॉट बी, मतलब ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकती, इसलिए इस लाइबिलिटी को क्या कहते हैं? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। इसका अगर आप सिनोनिम भी देख लें तो सिनोनिम कंटिंजेंट का क्या होता है? सिनोनिम कंटिंजेंट का डिपेंडिंग, लायबल, डिपेंडेंट, किसी खास इवेंट पर डिपेंडेंट है, मतलब कंडीशन लगी हुई है कि कंडीशनल है कि अगर ये हुआ तब ये लाइबिलिटी जो है अराइज होगी। ठीक हो गया। 116th MCQ है हमारे पास, मार्शलिंग ऑफ द बैलेंस शीट मींस, मार्शलिंग ऑफ द बैलेंस शीट का मतलब क्या है? द ऑर्डरिंग ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज को तरतीब दे देते हैं हम, उसको हम क्या कहते हैं? मार्शलिंग। अभी वो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के बेसिस पर हो सकता है कि जैसे ही जितने ज्यादा लिक्विड एसेट्स हैं वो सबसे ऊपर आ जाएं, और फिर उसके बाद जो है जो वो एसेट्स आते हैं जो कि ज्यादा लिक्विड नहीं होते। फॉर एग्जांपल, पहले हम करंट एसेट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद फिक्स एसेट्स लिख लेते हैं। तो ये क्या है? ये हम जो ऑर्डर दे रहे हैं एसेट्स को, इसको हम क्या कहते हैं? मार्शलिंग ऑफ द बैलेंस शीट। आप इसका सिनोनिम भी देख लें। मार्शलिंग का सिनोनिम क्या है? अरेंजिंग, ऑर्डरिंग। ठीक हो गया। ऑर्गेनाइजिंग। तो ये क्या हो गया? मार्शलिंग का मतलब क्या? मार्शलिंग ऑफ द बैलेंस शीट का मतलब क्या? कि जब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को तरतीब देते हैं बैलेंस शीट में, इसको हम क्या कहते हैं? मार्शलिंग। 117th MCQ है हमारे पास, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज टू बी कंसिडर्ड एज। जब कमीशन हमने एडवांस में रिसीव कर ली, ये इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी तक की कमीशन कमाई नहीं है, क्योंकि हमने रिसीव किया लेकिन इसके एवज में हमने सर्विसेज अदा नहीं की, तो ये हमारी इनकम नहीं होगी बल्कि अनअर्न्ड इनकम होगी। अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या? कि ये हमारे ऊपर लाइबिलिटीज में आएगी, लाइबिलिटीज में आएगी। ठीक हो गया। अनअर्न्ड इनकम जो है हमारे पास लाइबिलिटी होती है। क्यों? कि ये इनकम जो हमने रिसीव की है, अभी तक हमने इसके एवज में हमने जो है अभी तक सर्विसेज अदा नहीं की, तो इसलिए ये जो इनकम है ये अनअर्न्ड है, मतलब कि हमने अभी तक ये कमाई नहीं है। तो हमने कमाई नहीं और रिसीव कर ली, तो इसलिए हमारे ऊपर अभी जिम्मेदारी है कि इसके एवज सर्विसेज अदा करें। अगर सर्विसेज अदा नहीं की तो हमने ये पैसे वापस देने होंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लायबिलिटी। ठीक है। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि या तो सर्विसेज प्रोवाइड करें या ये पैसा वापस करें, इसलिए इधर जो है अनअर्न्ड इनकम इज जो अनअर्न्ड इनकम होती है वो लायबिलिटी होती है। और कमीशन जब रिसीव इन एडवांस है, या कोई भी आमदन है वो जो अब हम एडवांस में रिसीव कर लें, उसको हम अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। जैसे कि रेंट हमने एडवांस में ले लिया किसी अपने किराएदार से, तो वो अनअर्न्ड रेंट होगा। ठीक होगी। फिर है 118th MCQ है हमारे पास, अ वर्किंग पेपर प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट फॉर हिज ओन कन्वीनियंस इज कॉल्ड वर्कशीट। कि वर्कशीट क्या होती है? 10 कॉलम स्केड्यूल होता है जिसमें तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन होती है। तो वर्कशीट क्या कौन बनाता है? अकाउंटेंट बनाता है, अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी आसानी के लिए बनाता है, ताकि उसको एक जगह पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक हो गया। फिर है हमारे पास 119th MCQ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स इन कॉस्ट प्लानिंग इज बजट। बजट जो है वो कॉस्ट प्लानिंग में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। अभी बजट की डेफिनेशन क्या होती है? बजट की डेफिनेशन है कि फॉरकास्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स। जब हम प्रिडिक्शन करते हैं मॉनेटरी टर्म्स के, हमारे पास इतने एक्सपेंसेस होंगे, इतने इनकम होंगी, उसको हम बजट कहते हैं। तो इसको इधर डेफिनेशन भी लिख लेंगे, फॉरकास्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, कि हमारे पास इतने एक्सपेंसेस होंगे, इतने रेवेन्यूज होंगे, तो ये क्या है? बजट है।
ठीक हो गया। तो ये राइट आंसर क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स इन कॉस्ट प्लानिंग इज बजट। 120th MCQ है हमारे पास, फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर 2000 एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कि आप मालूम करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, अगर आपने चीजें बेची हैं 2000 की और इस पर आपका जो कॉस्ट पर जो मुनाफा है वो आपने 25% किया है। आप 2000 का अगर 25% लें तो वो 500 आता है। ठीक हो गया। तो आपने चीजें बेची हैं 2000 की और उसमें 25% का मुनाफा है, तो 2000 का 25% लें तो 500 आता है। इसका मतलब यह है कि 2000 में आपका 500 का मुनाफा है और बकाया कॉस्ट है, तो बकाया कॉस्ट क्या होगी? 1500 की कॉस्ट होगी। राइट आंसर क्या आ गया? 1500। 2000 को अगर आप 40 रुपए तकसीम करें तो 500 500 500 500 और 500 क्या हो गया? मुनाफा हो गया। बकाया जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास 1500 आ गई।